मेरी के स्रोत में दिए गए पहले महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं। ये सीधा सूक्ष्म जीवों की दुनिया से है। दस्तावेज में अब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का जिक्र है। हाँ। और इसे स्पष्ट करने के लिए टाइफॉइड, चेचक, पोलियो और मलेरिया जैसे उदाहरण दिए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से केवल मलेरिया ही प्रोटोजोआ के कारण होता है। बिल्कुल। बाकी बीमारियां वायरस या बैक्टीरिया से जुड़ी हैं, जैसे टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है और चेचक और पोलियो वायरस से। तो इस अंतर को याद रखने के लिए स्रोत में क्या बताया गया है? हाँ, वहाँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। प्रोटोजोआ से होने वाली प्रमुख बीमारियों को याद रखने के लिए मास्क शब्द का प्रयोग किया गया है। MASK। MSK मतलब M से मलेरिया सही। और S का अर्थ है स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग और K से कालाजार, और अगर हम विशेष रूप से मलेरिया पर ध्यान दें, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीमारी पैदा करने वाला असली अपराधी वो मच्छर नहीं है। तो असली अपराधी कौन है? असली अपराधी उसके अंदर पनपने वाला प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। मच्छर केवल एक वाहक यानी टैक्सी का काम करता है, जो उस परजीवी को हमारे खून तक पहुंचाता है। वाहक और रोगजनक के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। खैर, अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। ये मनोविज्ञान और पोषण विज्ञान के बीच का एक बहुत ही असंवेदनशील क्षेत्र है। ईटिंग डिसऑर्डर या भोजन संबंधी विकार। ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। स्रोत में एक ऐसी स्थिति का वर्णन है जहां इंसान में वजन बढ़ने का इतना अत्यधिक डर बैठ जाता है कि ऊर्जा का व्यय आवश्यकता से भी कम हो जाता है और शरीर का वजन खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। विकल्पों में बुलीमिया, डायबिलीमिया, ऑर्थोरेक्सिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा दिए गए हैं। और इसका सही उत्तर एनोरेक्सिया नर्वोसा है। इन विकारों के बीच का अंतर शरीर और मन के जटिल संबंध को दर्शाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में मुख्य समस्या मनोवैज्ञानिक है। हाँ, मुख्य समस्या वजन बढ़ने का खौफ है, जिसके चलते व्यक्ति खुद को भूखा मारता है। इसके विपरीत अगर हम बुलीमिया को देखें, जिसमें व्यक्ति पहले बहुत ज्यादा खा लेता है। बिल्कुल, बहुत अत्यधिक मात्रा में खा लेता है और फिर अपराध बोध या वजन बढ़ने के डर से उल्टी कर देता है। इसे पजिंग कहते हैं। स्रोत में एक और बहुत ही खतरनाक स्थिति का जिक्र है, डायबिलीमिया। ये क्या है? ये बहुत ही गंभीर है। ये विशेष रूप से टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों से जुड़ा है। वे वजन कम करने के लिए जानबूझकर अपना जीवन रक्षक इंसुलिन लेना बंद कर देते हैं। बाप रे! शरीर को पोषण से वंचित करने के ये अलग-अलग तरीके चिकित्सा विज्ञान के लिए सच में बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। खैर, पोषण की बात चली रही है, तो स्रोत का तीसरा विषय सीधे इसी से जुड़ा है। यहाँ शरीर को मिलने वाले पोषक तत्वों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बांटा गया है। यानी भारी मात्रा में और सूक्ष्म मात्रा में। हाँ, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन में से सही उत्तर विटामिन को स्पष्ट किया गया है, जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इस वर्गीकरण के पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देने और ढांचा बनाने का काम करते हैं, इसलिए शरीर को इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। और विटामिन? विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं और एंजाइमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उत्प्रेरक या कह लें स्पार्क प्लग का काम करते हैं। इनकी जरूरत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनके बिना शरीर की मशीनरी ठप पड़ सकती है। बिल्कुल। और स्रोत में एक बहुत ही शानदार तुलना पौधों को लेकर भी की गई है। पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। हाँ, इंसानों की तरह पौधों को भी इनकी आवश्यकता होती है, जैसे आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, तांबा और जिंक। प्रकृति में हर जीव का अपना एक सटीक पोषण संतुलन होता है। पोषण से आगे बढ़ते हुए दस्तावेज का चौथा विषय हमें जेनेटिक्स के एक ऐतिहासिक क्षण में ले जाता है। हर्षे-चेज प्रयोग है ना? हाँ, विकल्पों में 1952, 1957, 1950 और 1946 दिए गए हैं। यह प्रयोग 1952 में हुआ था। उस समय तक वैज्ञानिक समुदाय में ये बड़ी बहस चल रही थी कि आनुवांशिक जानकारी ले जाने वाला पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए। और इस प्रयोग ने 1952 में यह ठोस रूप से साबित कर दिया कि डीएनए ही वो आनुवांशिक पदार्थ है। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का ये प्रयोग, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो वैज्ञानिक चालाकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया था, है ना? सही कहा। उनके सामने चुनौती ये साबित करने की थी कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर आखिर क्या डाल रहा है, प्रोटीन या डीएनए। इसके लिए उन्होंने रेडियोधर्मी समस्थानिकों का सहारा लिया था। हाँ, उन्होंने डीएनए को मार्क करने के लिए फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं।
और प्रोटीन के लिए सल्फर 35 का प्रयोग किया गया। बिल्कुल। जब उन्होंने प्रयोग के बाद जांच की तो बैक्टीरिया के अंदर फास्फोरस 32 मिला। इससे हमेशा के लिए ये सिद्ध हो गया कि जो पदार्थ कोशिका के अंदर जाकर आनुवांशिक निर्देश दे रहा था वो डीएनए ही था, प्रोटीन नहीं। विज्ञान के इतिहास में ऐसे प्रयोग सच में मील का पत्थर होते हैं। इसी डीएनए की संरचना से जीवन उत्पन्न होता है और जीवन चक्र का एक सुंदर उदाहरण 5वें विषय में मिलता है, जो एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधों की एनाटॉमी पर केंद्रित है। हाँ, स्रोत में विकल्पों के रूप में जायांग, पत्ती, पुष्पकेसर और पुमंग दिए गए हैं। फूल के मादा प्रजनन अंग के रूप में जायांग यानी गाइनोशियम की पहचान की गई है। वनस्पति विज्ञान के नजरिए से देखें तो फूल के इस मादा हिस्से को कार्पेल भी कहा जाता है। इसकी एनाटॉमी को अगर हम सरल बनाएं तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बिल्कुल। सबसे ऊपर स्टिग्मा जो परागकणों को ग्रहण करता है, बीच में स्टाइल जो एक नली का काम करती है और नीचे ओवरी जहां बीज का निर्माण होता है। और इसके विपरीत नर हिस्से को क्या कहते हैं? उसे पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं, जिसमें एंथर और फिलामेंट शामिल होते हैं जो परागकण बनाते हैं। मानव शरीर की जटिलताओं पर लौटते हुए छठा विषय हमारे श्वसन प्रणाली की एक दीर्घकालिक बीमारी एम्फीसेमा पर प्रकाश डालता है। ये बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है। दस्तावेज बताता है कि इस बीमारी में फेफड़ों की उन छोटी वायु थैलियों जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है कि भीतरी दीवारें फट जाती हैं। विकल्पों में अतालता, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अपच और एम्फीसेमा दिए गए हैं। सही उत्तर एम्फीसीमा है। इसका सीधा असर इंसान की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता पर पड़ता है। जब एल्वियोली फट जाती हैं तो गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र कम हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को लगातार सांस फूलने की समस्या रहती है। हाँ, और जो अन्य विकल्प दिए गए हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जैसे अतालता या अरिदमिया। इसका फेफड़ों से कोई लेना देना नहीं है। यह हृदय की अनियमित धड़कन की स्थिति है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक फाइब्रोसिस में फेफड़ों में बहुत गाढ़ा और चिपचिपा बलगम बनने लगता है जो वायुमार्ग को रोक देता है। इसी तरह की एक और जटिल और अक्सर जानलेवा बीमारी का जिक्र 7वें प्रश्न में है, टे-सैक्स रोग। न्यूरोलॉजिकल बीमारी। हाँ, ये मस्तिष्क की कोशिकाओं से जुड़ी बीमारी है जहां वसा जमा होने लगती है। स्रोत में इसे अल्जाइमर, पार्किंसन और हंटिंगटन रोग के विकल्पों के साथ रखा गया है। तो टे-सैक्स रोग के पीछे का विज्ञान इसे बाकी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से अलग करता है। ये रोग मुख्य रूप से हेक्सोएमिनिडेज ए नामक एंजाइम की कमी के कारण होता है। तो इस एंजाइम के बिना क्या होता है? इसके बिना शिशुओं के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं में लिपिड यानी वसा जमा होने लगती है। ये अंततः नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देता है। और अगर हम इसे अल्जाइमर रोग से तुलना करके देखें तो अल्जाइमर में मस्तिष्क में वसा जमा नहीं होती, बल्कि एमिलॉइड प्लाक नामक असामान्य प्रोटीन के गुच्छे बन जाते हैं। दोनों बीमारियां मस्तिष्क की कार्यक्षमता छीन लेती हैं, लेकिन उनका मूल कारण पूरी तरह भिन्न है। शरीर में अणुओं के निर्माण और जुड़ाव की बात करें तो 8वां विषय कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में गहराई तक जाता है, एमाइलोपेक्टिन के बारे में। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि एमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज इकाइयों से बना है। विकल्पों में अल्फा 14, बीटा 14, बीटा 16 और अल्फा 12 ग्लाइकोसिडिक बंध दिए गए हैं। सही उत्तर अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बंध है। एमाइलोपेक्टिन की संरचना को समझना ऊर्जा भंडारण को समझने जैसा है। स्टार्च के 2 प्रकार होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। दोनों में क्या अंतर है? एमाइलोज एक सीधी श्रृंखला है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन एक पेड़ की तरह है जिसमें कई शाखाएं होती हैं। जो ग्लूकोज की सीधी रेखाएं होती हैं वे अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बंधों से जुड़ी होती हैं। और जहां से शाखाएं निकलती हैं? हाँ, जिस बिंदु से नई शाखा निकलती है वहां अल्फा 16 बंध काम करता है, लेकिन मुख्य संरचना अल्फा 14 बंधों पर ही टिकी होती है। ये शाखाओं वाली संरचना एंजाइमों को एक साथ कई जगहों से ग्लूकोज तोड़ने में मदद करती है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल सके। ऊर्जा से आगे बढ़कर अब हम इतिहास की उस खोज पर आते हैं जिसने संक्रामक रोगों से लड़ने के तरीके को बदल दिया। 9वां प्रश्न। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज। बिल्कुल, पेनिसिलियम के जीवाणुरोधी गुणों की खोज। दस्तावेज में पॉल एरलिच, ल्यूवेनहॉक और मैरी क्यूरी जैसे अन्य वैज्ञानिकों के विकल्प भी दिए गए हैं। फ्लेमिंग की खोज एक तरह की दुर्घटना थी, लेकिन इसके परिणाम ने चिकित्सा की दुनिया को नया रूप दे दिया।
उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम कवक ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को रोक दिया था। और बाकी वैज्ञानिकों का क्या योगदान था? ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों को पहली बार देखा था। क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। और पॉल एरलिच, जिनका नाम हमें अगले विषय की ओर ले जाता है, उन्होंने रसायन विज्ञान को चिकित्सा से जोड़ा था। हाँ, पॉल एरलिच का योगदान हमारे 10वें प्रश्न का मुख्य बिंदु है। उन्होंने सिफिलिस का पहला सफल उपचार खोजा था। साल्वर्सन। बिल्कुल। विकल्पों में सॉल्वर्सन, एरिथ्रोमाइसिन, प्रोंटोसिल और पेनिसिलिन है, लेकिन सॉल्वर्सन सही उत्तर है। सॉल्वर्सन, जिसे एड्सफेनेमाइन भी कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान का पहला मैजिक बुलेट था। एरलिच का सोचना था कि क्या हम कोई ऐसा रसायन बना सकते हैं जो शरीर में जाकर सीधे रोगाणु को मारे, लेकिन इंसान को नुकसान न पहुंचाए। और साल्वर्सन ने ठीक यही किया। हाँ, इसी एक खोज से कीमोथेरेपी और इम्यूनोलॉजी के एक पूरे नए युग की नींव रखी गई। और इसी दौर का वर्णन 11वें प्रश्न में किया गया है। पेनिसिलिन एक क्रांतिकारी खोज क्यों थी? क्योंकि इसने एंटीबायोटिक युग की शुरुआत की। स्रोत में एक गलत विकल्प दिया गया है कि इसका उपयोग जीवाणुओं को रंगने के लिए किया जाता था। वो विकल्प भ्रामक है। पेनिसिलिन एक दवा है। जीवाणुओं को रंगने वाली बात प्रयोगशाला की अलग प्रक्रिया का संदर्भ देती है, जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, जहां बैक्टीरिया की पहचान होती है। सही। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान के लिए क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन और सैफ्रोनिन जैसे स्टेन का इस्तेमाल होता है। इसका पेनिसिलिन के तंत्र से सीधा संबंध नहीं है, हालांकि यह तय करने में मदद करता है कि कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा। विज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। 12वां विषय पेट की अति अम्लता या हाइपर एसिडिटी की दवाओं के बारे में है। ये आज के समय की बहुत आम समस्या है। यहाँ बताया गया है कि पेट के अम्ल स्राव को कौन उत्तेजित करता है। सही उत्तर है कि हिस्टामाइन पेट में अम्ल स्राव को उत्तेजित करता है। पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियों और हिस्टामाइन के कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जब हिस्टामाइन इन ग्रंथियों के रिसेप्टर से जुड़ता है तो वे एसिड छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसका क्या समाधान निकाला? इसी ज्ञान से एंटी हिस्टामाइन दवाएं बनी। ये दवाएं रिसेप्टर्स पर जाकर बैठ जाती हैं और हिस्टामाइन को अपना काम नहीं करने देती, जिससे एसिडिटी में राहत मिलती है। शरीर के अंदर की ये आणविक कार्यप्रणाली सच में विस्मयकारी है। हमारा 13वां प्रश्न कोशिकाओं के आंतरिक ढांचे या साइटोस्केलेटन पर है। न्यूरॉन्स के एक्सन का व्यास बनाए रखने वाले प्रोटीन की पहचान करनी है। विकल्पों में न्यूरोफिलामेंट, ट्यूबुलिन, केराटिन और एक्टिन प्रोटीन है। सही उत्तर न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन है। कोशिकाओं के आंतरिक ढांचे को अगर हम समझें तो कोशिका कोई पानी से भरा गुब्बारा नहीं है। इसके अंदर एक पूरा मचान होता है। न्यूरोफिलामेंट्स तंत्रिका कोशिकाओं को मजबूती देते हैं। और बाकी प्रोटीन क्या करते हैं? ट्यूबुलिन कोशिका के अंदर परिवहन के लिए ट्रैक बनाता है। केराटिन हमारी त्वचा, बालों और नाखूनों को सहारा देता है। और एक्टिन हमारी मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार है। इन सब का अपना अलग काम है। संकोचन का सबसे अद्भुत उदाहरण हमारा हृदय है, जो 14वें विषय का केंद्र है। हृदय का प्राथमिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? ये बहुत ही शानदार प्राकृतिक तंत्र है। विकल्पों में हिस का बंडल, एवी नोड, एसए नोड और पुर्किंजे फाइबर हैं। सही उत्तर साइनोएट्रियल या एसए नोड है। एसए नोड हमारे हृदय के दाहिने अलिंद में होता है। ये खुद ब खुद विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। जब यह सिग्नल भेजता है तो हृदय का ऊपरी हिस्सा सिकुड़ता है। दाया अलिंद अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है और फिर ये सिग्नल एवी नोड तक पहुंचता है। हाँ, एवी नोड इसे थोड़ा धीमा करता है। फिर हिस का बंडल और पुर्किंजे फाइबर इस सिग्नल को पूरे हृदय में फैला देते हैं। इसी से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों तक जाता है। और फेफड़ों तक पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया होती है वही हमारे 15वें और अंतिम प्रश्न का हिस्सा है, गैसों का आदान प्रदान। बिल्कुल। एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता का कारण पूछा गया है। विकल्पों में मोटी परत, लोचदार नेटवर्क, पतली अवरोध के साथ बड़ा सतही क्षेत्र और बलगम कोशिकाएं हैं। क्या ये एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठाता कि हमारी सांस लेने की यांत्रिकी कितनी कुशल है? इसका सही उत्तर है पतली एल्वियोलर केशिका अवरोध के साथ बड़ा सतही क्षेत्र। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ये कैसा दिखेगा? फेफड़ों में लाखों एल्वियोली होती हैं। विशाल सतही क्षेत्र और अत्यंत पतली दीवारों के कारण ऑक्सीजन बिना किसी रुकावट के सीधे लाल रक्त कोशिकाओं में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है।
स्रोत सामग्री के पहले पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो कि प्रश्न 16 है। हाँ, प्रश्न 16 से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हाँ। ये प्रश्न ना पाचन तंत्र की संरचना को समझने की एक चुनौती देता है। स्रोत सामग्री में जो पूछा गया है वो ये है कि पाचन तंत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार के मांसपेशीय तंतु पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारे सामने 4 एकदम स्पष्ट विकल्प रखे गए हैं। पहला है कंकाल की मांसपेशियां जो तीव्र और ऐच्छिक संकुचन करती हैं। ठीक है। दूसरा है हृदय की मांसपेशियां जिनका संकुचन लयबद्ध और अनैच्छिक होता है। तीसरा धारीदार मांसपेशियां और अंत में चौथा है चिकनी मांसपेशियां जो धीमा और निरंतर अनैच्छिक संकुचन करती हैं। तो इस तंत्र को समझने के लिए ना हमें शरीर की इंजीनियरिंग को देखना होगा। यहाँ जो सही उत्तर है वो चिकनी मांसपेशी फाइबर है, मतलब चौथा विकल्प। बिल्कुल, चौथा विकल्प जो था। इसे इस तरह से सोचें कि हमारा शरीर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की मोटर इस्तेमाल करता है। अरे वाह, ये मोटर वाली एनालॉजी अच्छी है। हाँ, मतलब जो कंकाल की मांसपेशियां हैं वे हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये वो मोटर हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से चालू या बंद करते हैं, जैसे हाथ उठाना या चलना, जो हम खुद कंट्रोल करते हैं। हाँ, और हृदय की मांसपेशियां एक अलग ही तरह की मोटर है जो जीवन भर बिना रुके एक खास लय में धड़कती हैं। वो भी अनैच्छिक है, लेकिन उसकी लय अलग है। बिल्कुल, लेकिन पाचन तंत्र को एक ऐसी मोटर की जरूरत होती है जो बिना हमारी चेतना के काम करे। मतलब धीमी लेकिन लगातार गति से काम करे। सही बात है। और यही काम चिकनी मांसपेशियां करती हैं। अच्छा। ये गैर धारीदार होती हैं और धुरी के आकार की, मतलब स्पिंडल शेप्ड होती हैं। ये एनालॉजी सच में इसे बहुत स्पष्ट कर देती है। मतलब कोई भारी भरकम खाना खाने के बाद किसी को भी कुर्सी पर बैठकर ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे अपने पेट को आदेश देना है कि भाई खाने को बचाओ। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये सब इन चिकनी मांसपेशियों का एकदम ऑटोमेटिक बैकग्राउंड प्रोसेस है, एकदम बैकग्राउंड में चलता रहता है। चलिए अब शरीर के भीतर होने वाली एक जंग की बात करते हैं। जंग? हाँ, स्रोत सामग्री का जो प्रश्न 17 है वो मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि मनुष्यों में मलेरिया पैदा करने वाली प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति कौन सी है। विकल्पों में दिया है प्लाज्मोडियम इनुई, फिर प्लाज्मोडियम ओवेले, तीसरा प्लाज्मोडियम नोलेसी और अंत में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। तो यहाँ सही उत्तर अंतिम विकल्प है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। हाँ, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये परजीवी विज्ञान के नजरिए से सबसे आक्रामक और घातक प्रजाति मानी जाती है। ऐसा क्यों? ये तो हम जानते ही हैं कि ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। हाँ, ये तो सबको पता है। लेकिन इसकी जो घातकता है ना, वो इसके शरीर में काम करने के तरीके में छिपी है। हाँ, और स्रोत सामग्री में यहाँ जहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है वो है इसकी पूरी की पूरी रणनीति। बिल्कुल, इसकी रणनीति बहुत ही शातिर है। मच्छर के काटने पर ये परजीवी सीधे खून में ही अपना डेरा नहीं डालता। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सुनियोजित सैन्य हमला कर रहा हो। सही कहा। पहले ये छुपकर सीधे लिवर में जाता है और वहां अपनी पूरी फौज तैयार करता है। हाँ, अपनी संख्या बढ़ाता है। और जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तब ये अचानक से लाल रक्त कोशिकाओं पर यानी आरबीसीज पर हमला करके उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, और लिवर में छुपने की वजह से ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि वो छुपा हुआ है। हाँ, वो रडार के नीचे होता है। और जब तक शरीर को खतरे का एहसास होता है तब तक ये लाल रक्त कोशिकाओं को बहुत तेजी से नष्ट कर रहा होता है, बाप रे, जिससे गंभीर रक्ताल्पता मतलब एनीमिया और अंगों का विफल होना शुरू हो जाता है। ये तो सच में किसी भयानक युद्ध जैसा है। बिल्कुल। अब अगर हम रोगजनकों से हटकर जीवन के निर्माण की ओर देखें, हाँ, तो वनस्पति विज्ञान में भी ऐसी ही जटिल प्रणालियां काम कर रही हैं। हाँ, पौधों की दुनिया में बहुत रहस्यमयी है। सही कहा। और हमारी रूपरेखा का प्रश्न 18 सीधे एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधों में प्रजनन की ओर इशारा करता है। सवाल बहुत सीधा सा है। क्या है? कि एंजियोस्पर्म ने लैंगिक प्रजनन के लिए पौधे का कौन सा भाग मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अच्छा। विकल्पों में पत्ती, तना, जड़ और फूल दिए गए हैं। अक्सर
लोग जड़ों या तनों को पौधे का मुख्य हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन प्रजनन के मामले में कहानी अलग है। हाँ, यहाँ सही उत्तर फूल है। फूल। हाँ, देखने में फूल सिर्फ एक सुंदर और सुगंधित अंग लग सकता है, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से ये एक अत्यधिक उन्नत प्रजनन उपकरण है। मतलब पूरा का पूरा ये एक यंत्र है। एकदम। परागण की पूरी प्रक्रिया यहीं होती है। परागण यानी पॉलिनेशन। हाँ, पॉलिनेशन। हाँ, परागकण विभिन्न माध्यमों से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। हवा या कीड़ों के जरिए। हाँ, बिल्कुल। और फिर वे एक नली बनाकर ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल तक जाते हैं। अच्छा। निषेचन के बाद यही ओव्यूल एक सुरक्षित बीज में बदल जाता है और ओवरी जो है वो फल बन जाती है। क्या बात है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन पहुंचाने का एक बेहद सटीक तंत्र है। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में एकदम अचूक है। हाँ, ये तो है। अब अगर हम पौधों से थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर जाएं, तो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का संगम देखने को मिलता है। माइक्रो लेवल पे। हाँ। प्रश्न 19 इसी सूक्ष्म स्तर की बात करता है। ठीक है। सवाल है कि कौन से जैव अणु जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं? उत्प्रेरित मतलब कैटलाइज करना। हाँ, कैटलाइज करने के लिए। स्रोत ने हमें 4 विकल्प दिए हैं। बताइए। पॉलीसेकेराइड, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फोलिपिड। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है एंजाइम की कार्यप्रणाली। तो उत्तर एंजाइम है? जी, जो कि सही उत्तर भी है। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं और ये जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। बिल्कुल। इसे इस तरह समझें कि शरीर के अंदर हर पल लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। सांस लेने से लेकर। हाँ, सांस लेने से लेकर कोशिकाओं की मरम्मत तक सब कुछ। सही बात है। अगर एंजाइम न हो तो ये प्रतिक्रियाएं इतनी धीमी गति से होंगी कि एक साधारण सा काम होने में सालों लग जाएंगे। सालों? हाँ, और जीवन संभव ही नहीं होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम शरीर के वो अत्यंत कुशल कर्मचारी हैं जो सक्रियण ऊर्जा को कम करके काम को तुरंत निपटाने में मदद करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत शानदार है। अब इस सूक्ष्म रसायन विज्ञान से थोड़ा बाहर निकलकर सीधे पारिस्थितिकी के व्यापक परिदृश्य की तरफ चलते हैं। इकोलॉजी की तरह। हाँ, इकोलॉजी। प्रश्न 20 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक अवधारणा के बारे में पूछा गया है। अच्छा। स्थानिक प्रजातियों को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। स्थानिक प्रजातियां मतलब एंडेमिक स्पीशीज? बिल्कुल, एंडेमिक स्पीशीज। ठीक। विकल्पों में दिया है हाल ही में प्रवास करने वाली प्रजातियां, ठीक है, हर जंगल में पाई जाने वाली प्रजातियां, विदेशी जानवर, और चौथा विकल्प है केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से अंतिम विकल्प है। मतलब केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली। हाँ, वे प्रजातियां जो दुनिया में केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैव विविधता के संरक्षण के नजरिए से ना ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? देखिए, कोई प्रजाति किसी खास द्वीप या पहाड़ की जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल इतने लाखों वर्षों में ढलती है कि वो कहीं और जीवित नहीं रह सकती। अच्छा, मतलब उनका अस्तित्व उसी एक जगह से जुड़ जाता है। एकदम। और इसका मतलब ये भी है कि वे अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। अगर उस छोटे से क्षेत्र का पर्यावरण नष्ट होता है तो वो पूरी प्रजाति हमेशा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो सकती है। ये तो काफी चिंताजनक है। हाँ। स्रोत सामग्री में इसके उदाहरण बहुत ही शानदार दिए गए हैं। जैसे कि मेडागास्कर का रिंग टेल्ड लेमूर जो सिर्फ उसी द्वीप पर मिलता है। हाँ, वो बहुत मशहूर है। और ऑस्ट्रेलिया का कोआला, फिर गैलापैगोस द्वीप समूह का कछुआ, ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों पर पाया जाने वाला स्नो लेपर्ड, बिल्कुल, और अफ्रीका का वो प्रसिद्ध बाओबाब पेड़। हाँ, ये सभी अपने अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अनूठे प्रतीक हैं। सच में। चलिए, पारिस्थितिकी से वापस मानव चिकित्सा विज्ञान की ओर लौटते हैं। ठीक है। प्रश्न 21 सीधे सीधे चिकित्सा उपकरणों पर आधारित है। अच्छा। पूछा गया है कि शरीर की आंतरिक ध्वनियों, विशेषकर हृदय और फेफड़ों की ध्वनियों को सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विकल्प हैं एंडोस्कोप, कोलोनोस्कोप, बैरोमीटर और स्टेथोस्कोप। तो इस प्रश्न का उत्तर यानी स्टेथोस्कोप हम सभी के लिए बहुत ही परिचित है। हाँ, डॉक्टर के गले में हमेशा दिखता है। बिल्कुल, यह चिकित्सा पेशे का सबसे क्लासिक प्रतीक है। लेकिन यहाँ बाकी विकल्पों पर ध्यान देना दिलचस्प है। वो क्यों? क्योंकि वे चिकित्सा और विज्ञान की अलग-अलग सीमाओं को दर्शाते हैं। अच्छा। जैसे स्टेथोस्कोप जहाँ सिर्फ ध्वनि तरंगों पर निर्भर करता है, वहीं एंडोस्कोप एक आधुनिक तकनीक है जो शरीर के आंतरिक अंगों को कैमरे के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाती है, जैसे पाचन या श्वसन तंत्र को देखने के लिए। हाँ,
एकदम। और कोलोनोस्कोप विशेष रूप से बड़ी आंत की जांच करता है। और जो बैरोमीटर है वो तो चिकित्सा का उपकरण ही नहीं है। अरे हाँ, वो वायुमंडलीय दबाव मापता है। तो ये तुलना ना ये समझने में बहुत मदद करती है कि निदान के तरीके कितने विविध हैं। हाँ, डायग्नोसिस के अलग अलग लेवल हैं। अब हम एक ऐसे विषय पर जा रहे हैं जिसने आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ओहो। 2022 मानव जीनोम परियोजना के बारे में है। 2 अरब, 3.0 अरब या फिर 2.1 अरब बेस पेयर। इस ऐतिहासिक परियोजना का सही उत्तर 3.0 अरब बेस पेयर है। 3 अरब? हाँ, बाप रे। हाँ, 3 बिलियन बेस पेयर। अगर हम इस उपलब्धि के महत्व को थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में चांद पर कदम रखने के बराबर था। इतनी बड़ी बात थी ये? बिल्कुल। 1990 में शुरू होकर 2003 तक पूरे 13 साल चले इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ने हमें मनुष्य को बनाने वाली जो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है ना, वो सौंपती। एक तरह का ब्लूप्रिंट मिल गया। हाँ, ब्लूप्रिंट मिल गया। और उसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों का योगदान था। जी, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर लगभग 20,000 से 25,000 जीनों की पहचान की। 20 से 25,000? हाँ, और इसी के आधार पर आज जो हम व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देखते हैं वो संभव हो पा रही है। और आनुवांशिक बीमारियों का सटीक इलाज भी? बिल्कुल। 3 अरब बेस पेयर, ये सोचना ही अपने आप में श्रोताओं के लिए एक आहा मोमेंट हो सकता है। हाँ। कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका में इतनी विशाल और जटिल कोडिंग मौजूद है। प्रकृति का कोड है ये। जी। जीनोम के इन गहरे रहस्यों से निकलकर अब हम थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी और पोषण पर आते हैं। ठीक है। प्रश्न 23 आहार फाइबर यानी डाइटरी फाइबर पर केंद्रित है। फाइबर तो बहुत सुनते हैं हम। हाँ, सवाल ये है कि मानव आहार में फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? अच्छा, क्या ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन में सहायता करता है या फिर मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है? तो सही उत्तर है पाचन में सहायता करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन हमें ऊर्जा देते हैं। हाँ, एनर्जी मिलती है उनसे। लेकिन जो आहार फाइबर है वो शरीर को 0 कैलोरी और कोई ऊर्जा नहीं देता। 0 कैलोरी? हाँ, फिर भी पोषण विशेषज्ञ इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? वही तो सोचने वाली बात है। इसका जवाब इसकी भौतिक कार्यप्रणाली में है। मतलब ये शरीर के अंदर कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं दे रहा है, बल्कि एक मैकेनिकल टूल की तरह काम कर रहा है। एकदम सटीक समझे। ये पाचन तंत्र के लिए एक झाड़ू या स्वीपर की तरह काम करता है। झाड़ू की तरह? हाँ, चूंकि शरीर फाइबर को पचा नहीं सकता, इसलिए ये आंतों से गुजरते हुए पानी सोख लेता है। अच्छा। मल को भारीपन और आकार देता है और मल त्याग को सुगम बनाता है। बिना फाइबर के हमारा पाचन तंत्र सुस्त हो जाएगा और कब्ज जैसी समस्याएं स्थायी रूप से घर कर लेंगी। मतलब ये आंतों को साफ और स्वस्थ रखने का प्रकृति का अपना एक तरीका है। बिल्कुल, अपना खुद का क्लीनिंग सिस्टम है। पोषण की इसी अहम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न 24 विटामिनों के वर्गीकरण से जुड़ा है। विटामिन्स। हाँ, प्रश्न में विटामिन ए, B6, C और D दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्यूबल है। अच्छा। विकल्पों में कुछ संयोजन दिए गए हैं, जैसे केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर केवल 1 और 2। इसका सही उत्तर वो विकल्प है जिसमें विटामिन ए और डी शामिल है। मतलब 1 और 4? हाँ, विकल्प 1 और 4। विटामिनों को ना मुख्य रूप से इस आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा जाता है कि वे शरीर में कैसे अवशोषित और जमा होते हैं। अच्छा। जैसे विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल। हाँ, शरीर इन्हें जमा करके नहीं रख सकता। जो अतिरिक्त होता है वो मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो इन्हें हमें रोज खाना पड़ता होगा? बिल्कुल, इसीलिए इन्हें नियमित रूप से आहार में लेना पड़ता है। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है वे तो शरीर में टिके रहते हैं ना? हाँ, विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। शरीर इन्हें फैट टिश्यू और लीवर में स्टोर करके रख सकता है। ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ये भंडारण प्रणाली अच्छी तो है, लेकिन इन विटामिन्स की कमी के प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। अच्छा। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, उसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में ना दिखना। हाँ, और वहीं विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। हाँ।
जिससे बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियां होती हैं। ये जानकारी तो रोजमर्रा के खानपान के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। चलिए अब एक बार फिर से पोषण से निकलकर प्रकृति की दुनिया में लौटते हैं। ठीक है। प्रश्न 25 सब्जियों के उस रंग के बारे में है जो हमारी थाली को एकदम हरा भरा बनाता है। हरा रंग? हाँ, पूछा गया है कि पालक जैसी सब्जियों में विशिष्ट हरा रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? वर्णक यानी पिगमेंट? पिगमेंट, बिल्कुल। विकल्प है क्लोरोफिल, ल्यूटीन, ज़ैंथोफिल या एंथोसाइनिन। सही उत्तर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल। हाँ, हालांकि बाकी विकल्प भी पौधों में पाए जाने वाले वर्णक ही हैं। जैसे एंथोसाइनिन लाल या बैंगनी रंग देता है। अच्छा। लेकिन क्लोरोफिल का महत्व सिर्फ हरा रंग देने से कहीं आगे की बात है। ये वर्णक पृथ्वी पर लगभग सभी प्रकार के जीवन का आधार है। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। सही कहा एकदम। क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को विशेषकर लाल और नीली रोशनी को अवशोषित करने की एक अनूठी क्षमता होती है। रोशनी को सोख लेता है। हाँ, और इस सौर ऊर्जा का उपयोग पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलने के लिए करता है। ग्लूकोज यानी ऊर्जा? बिल्कुल। ये वो प्राथमिक प्रक्रिया है जो सूर्य की अकार्बनिक ऊर्जा को उस कार्बनिक ऊर्जा में बदलती है जिसे हम सभी जीव ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जब हम पालक खाते हैं तो हम उस संग्रहित सौर ऊर्जा को ही ग्रहण कर रहे होते हैं। हाँ, सूरज की रोशनी ही खा रहे हैं एक तरह से। क्या बात है। अब वापस मानव शरीर की उन जटिल नलिकाओं में चलते हैं। ब्लड वेसल्स? हाँ। प्रश्न 26 रक्त वाहिकाओं के बारे में है। ठीक। सवाल सीधा सा है कि मनुष्यों में कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं? विकल्प हैं शिराएं यानी वेन्स, छोटी शिराएं, केशिकाएं और धमनियां मतलब आर्टरीज। तो सामान्य नियम के अनुसार सही उत्तर धमनियां हैं। आर्टरीज। हाँ, हृदय जब पंप करता है तो वो बहुत ही उच्च दबाव के साथ ऑक्सीजन से भरपूर शुद्ध रक्त धमनियों में धकेलता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं ताकि वो उस दबाव को सह सकें। एकदम सही। और दूसरी ओर जो शिराएं हैं वे शरीर के विभिन्न हिस्सों से ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध रक्त को कम दबाव में वापस हृदय की ओर लाती हैं। तो क्या ये नियम हमेशा और हर जगह ऐसा ही काम करता है? या जीव विज्ञान के अन्य नियमों की तरह इसमें भी कोई अपवाद छिपा है? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। जीव विज्ञान तो अपवादों से भरा पड़ा है। हाँ, वो तो है। और यहाँ सबसे बड़ा अपवाद है पल्मनरी धमनी। पल्मनरी धमनी? हाँ, नाम से तो ये धमनी है जो हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। लेकिन ये ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती। अच्छा। ये हृदय के दाएं हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त को साफ होने के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। अरे! और इसके ठीक विपरीत पल्मनरी शिरा फेफड़ों से साफ रक्त को हृदय में वापस लाती है। मतलब ये पूरे शरीर के नियम का एकदम उल्टा काम करती है। बिल्कुल उल्टा। ये अपवाद शरीर के सर्कुलेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। चलिए अब हृदय के संकुचन की और भी गहराई में उतरते हैं। ठीक है। प्रश्न 27 कार्डियोमायोसाइट्स यानी हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं की बात करता है। ये थोड़ा तकनीकी है। हाँ, सवाल है कि ये कोशिकाएं अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर निर्भर करती हैं? अच्छा, झिल्ली क्षमता मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बिल्कुल, और यहाँ विकल्प भी थोड़े तकनीकी हैं। बताइए। पहला है वोल्टेज नियंत्रित आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का संयोजन। दूसरा है बाह्य कोशिकीय द्रव का अंतःप्रसरण। ठीक। तीसरा पोषक तत्वों का प्रसार और चौथा है गैप जंक्शनों के माध्यम से निष्क्रिय प्रसार। तो ये जीव विज्ञान के सबसे जटिल लेकिन बहुत ही आकर्षक तंत्रों में से एक है। इसका सही उत्तर पहला विकल्प है, मतलब वोल्टेज नियंत्रित आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का संयोजन। हाँ, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स और एक्टिव आयन पंप्स। वोल्टेज नियंत्रित चैनल, इसे अगर हम एकदम सरल भाषा में समझना चाहें तो ये कैसा दिखेगा? इसे ऐसे समझें जैसे कोशिका की बाहरी झिल्ली पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा दरवाजे लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे? हाँ, और ये दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते। जब आसपास का विद्युत वोल्टेज एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है तभी ये दरवाजे अचानक खुलते हैं। अच्छा। हृदय की धड़कन के लिए ना कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम आयनों का कोशिका के अंदर और बाहर जाना जरूरी होता है। जब एक विद्युत संकेत आता है तो सोडियम के दरवाजे खुलते हैं
और वो अंदर आता है। फिर कैल्शियम अंदर आता है जो मांसपेशी को सिकोड़ता है, संकुचन करता है। बिल्कुल। और फिर पोटेशियम बाहर जाके उसे वापस रिलैक्स कर देता है। बाप रे, इतना सब कुछ एक धड़कन में? हाँ, ये आयनों का पूरा प्रवाह आयन पंपों द्वारा एकदम सटीक टाइमिंग के साथ नियंत्रित होता है। और इसी वजह से हमारा दिल जीवन भर एक सही और निरंतर लय में धड़क पाता है। यानी हमारे दिल की हर एक धड़कन के पीछे अरबों कोशिकाओं में एक बहुत ही सूक्ष्म विद्युत और रासायनिक नृत्य चल रहा है। एकदम सही, केमिकल डांस चल रहा है। ये अद्भुत है। अब इस तरल और रासायनिक संतुलन की बात हो ही रही है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे शरीर के मुख्य फिल्टर की तरफ। मतलब गुर्दे या किडनी? हाँ, गुर्दे की तरफ। प्रश्न 28 पूछता है कि गुर्दे की शारीरिक क्रियाविधि में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को गाढ़ा करने वाले परासरण प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? परासरण प्रवणता यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट? जी। विकल्प हैं हिनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, संग्रहण नलिका और निकटस्थ कुंडलित नलिका। तो सही उत्तर है हेनले लूप। हेनले लूप। हाँ, लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। अच्छा। और हमारी किडनियों में ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने का काम करते हैं। हाँ, हेनले लूप नेफ्रॉन का वो विशिष्ट हिस्सा है जो यू आकार का होता है। अंगुली की यू अक्षर जैसा? बिल्कुल। तो ये यू आकार ही इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी है ना? हाँ। मतलब ये सिर्फ एक सीधा पाइप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संरचना ही कार्य को निर्धारित करती है। अच्छा। ये यू आकार का घुमाव ना एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाता है। जैसे जैसे तरल पदार्थ इस लूप में नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर आता है, क्या होता है? तो लूप की दीवारें बहुत ही चतुरता से नमक को बाहर निकालकर आसपास के ऊतकों में जमा कर देती हैं। नमक मतलब सोडियम और क्लोराइड? हाँ, इससे गुर्दे के अंदर एक अत्यधिक नमकीन वातावरण बन जाता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट? बिल्कुल। और इस भारी नमक की वजह से जब मूत्र अंत में संग्रहण नलिका से गुजरता है तो पानी परासरण के कारण खिंचकर वापस शरीर में आ जाता है। पानी वापस सोख लिया जाता है? हाँ, ऑस्मोसिस की वजह से। अगर ये लूप नहीं होता तो हम हर दिन लीटरों पानी मूत्र के रूप में खो देते और गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते। तो ये शरीर का अपना अद्भुत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। एकदम, ये प्रकृति का एक मास्टर क्लास डिजाइन है। सच में? अब शरीर के संतुलन से जुड़ी बात को आगे बढ़ाते हुए पाचन तंत्र के एक और अहम सवाल पर आते हैं। ठीक है। प्रश्न 29 प्रोटीन के पाचन के बारे में है। प्रोटीन डाइजेशन। हाँ, सवाल है कि पेट की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है? पेट की मुख्य कोशिकाएं मतलब चीफ सेल्स? जी, चीफ सेल्स। विकल्प हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन, अमाइलेज और ट्रिप्सिनोजन। सही उत्तर है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। हाँ, यहाँ एंजाइम्स के काम करने के वातावरण को समझना बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, पेप्सिनोजन अपने आप में निष्क्रिय होता है, मतलब इनएक्टिव। अच्छा। जब ये पेट में स्रावित होता है तो पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। मतलब एसिड की वजह से एक्टिवेट होता है? बिल्कुल। पेप्सिन केवल अत्यधिक अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में। हाँ, और यही प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की शुरुआत करता है। स्रोत सामग्री ना यहाँ एक बहुत ही बढ़िया तुलना भी पेश करती है। कैसी तुलना? जैसे पेट में तो पेप्सिन ने अपना काम अम्लीय माध्यम में कर दिया, लेकिन जब वही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां अग्न्याशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन काम करता है। हाँ, ट्रिप्सिन, जो कि क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। मतलब बेसिक एनवायरनमेंट में। एग्जैक्टली। मतलब शरीर ने जगह और माहौल के हिसाब से अलग अलग एंजाइम नियुक्त किए हैं। बिल्कुल। ये शरीर के भीतर रसायनों के प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल का सिस्टम है। और अग्न्याशय का जिक्र आते ही हम अपने इस ज्ञान सत्र के अंतिम प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। प्रश्न 30। हाँ, प्रश्न 30 यह प्रश्न अग्न्याशय और ब्लड शुगर के नियंत्रण के बारे में है। ये तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। सवाल यह है कि अग्न्याशय की आइलेट कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका वह हार्मोन स्रावित करती है जो मुख्य रूप से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाती है, शुगर लेवल बढ़ाती है? जी। विकल्प दिए गए हैं डेल्टा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, पीपी कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। तो इसका सही उत्तर
अल्फा कोशिकाएं हैं। अल्फा कोशिकाएं। हाँ, अग्न्याशय को अक्सर एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड। हाँ, क्योंकि यह पाचन के लिए एंजाइम भी बनाता है और रक्त के लिए हार्मोन भी। दोनों काम करता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस अग्न्याशय के भीतर कोशिकाओं का एक समूह है जो एक तरह से हार्मोनल कंट्रोल रूम की तरह काम करता है। तो यहाँ अल्फा और बीटा कोशिकाओं के बीच एक तरह का रस्साकशी का खेल चलता है। ठीक ऐसा ही। जब हम उपवास करते हैं या शरीर को ऊर्जा की तुरंत जरूरत होती है और ब्लड शुगर कम हो जाता है, हाँ, तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन नामक हार्मोन छोड़ती हैं। ग्लूकागॉन। जी, या लिवर को जमा हुआ शुगर रक्त में घोलने का आदेश देता है, जिससे शुगर का स्तर बढ़ता है। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत जब हम खाना खाते हैं और ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तब क्या होता है? तब बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती हैं, जो कि बहुत ही जाना माना नाम है। हाँ, जो कोशिकाओं को शुगर सोखने का निर्देश देकर स्तर को कम करता है। इसके अलावा डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टैटिन बनाती हैं। अच्छा, उसका क्या काम है? वो इन दोनों की गतिविधियों पर नजर रखता है और उन्हें संतुलित करता है। एक रेफरी की तरह। हाँ, ये फीडबैक लूप शरीर को हमेशा एक स्थिर अवस्था में रखता है, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये तो शरीर के भीतर एक पूरा का पूरा स्वचालित नियंत्रण कक्ष है जो 24 घंटे बिना रुके काम कर रहा है। एकदम बिना रुके। तो बिना किसी देरी के पहले विषय पर आते हैं। बिल्कुल। स्रोतों में शुरुआत परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से की गई है। सवाल नंबर 31, अभिवाही न्यूरॉन, जिन्हें अंग्रेजी में एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, और दस्तावेज में इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या ये रीढ़ की हड्डी में प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं का एकीकरण करते हैं, या फिर क्या इनका काम रिसेप्टर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी जानकारी को पहुंचाना है? एक चौथा विकल्प ये भी है कि शायद ये केवल न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को आसान बनाते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें शरीर को एक बड़े सूचना नेटवर्क की तरह देखना होगा। इसका सही जवाब है रिसेप्टर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी जानकारी का संचरण करना। मतलब ये जानकारी लेकर आते हैं। हाँ, इन्हें अक्सर संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इनकी संरचना की एक बड़ी खास बात यह है कि इनके सेल बॉडी रीढ़ की हड्डी के बाहर होती है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे त्वचा पर कुछ रिपोर्टर्स बैठे हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। जब बाहर तापमान बढ़ता है या कोई सुई चुभती है तो ये संवेदी न्यूरॉन तुरंत वो खबर हेडक्वार्टर यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर ये रिपोर्टर्स है जो बाहर से खबर ला रहे हैं, तो हेडक्वार्टर्स से आदेश वापस ले जाने का काम कौन करता है? क्योंकि एक तरफा बातचीत से तो काम नहीं चलेगा। यही तो शरीर का कमाल है। स्रोतों में इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जहां एफरेंट न्यूरॉन जानकारी लेकर आते हैं, वहीं दूसरी ओर एफरेंट न्यूरॉन होते हैं जिन्हें एफरेंट या मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। अच्छा, तो मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क से आदेश लेकर वापस मांसपेशियों तक जाते हैं? बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर किसी गर्म तवे पर हाथ लग जाए तो संवेदी न्यूरॉन बताएंगे कि ये गर्म है और मोटर न्यूरॉन तुरंत मांसपेशियों को आदेश देंगे कि हाथ पीछे खींचो। ये एक पलक झपकते ही होने वाला 2-वे कम्युनिकेशन है। ये गति सच में हैरान करने वाली है। और इसी गति से जुड़ा है दस्तावेजों का अगला हिस्सा यानी प्रश्न 32। जी, ये प्रश्न तंत्रिका आवेगों के संचरण पर बात करता है। सवाल ये है कि दो न्यूरॉन्स के बीच जो सिनाप्स होता है उसकी प्रभावशीलता किस बात पर निर्भर करती है? इसके विकल्प भी काफी तकनीकी हैं। हाँ, क्या ये एक्सॉन के व्यास पर निर्भर है या डेंड्रिटिक शाखाओं की लंबाई पर? क्या माइलिन शीथ की उपस्थिति से तय करती है या फिर पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर की सांद्रता और रिसेप्टर्स की संख्या ही इसका मुख्य कारण है? इसका उत्तर है न्यूरोट्रांसमीटर की सांद्रता और रिसेप्टर्स की संख्या। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं तो वे एक दूसरे को शारीरिक रूप से छूते नहीं हैं। उनके बीच एक खाली जगह होती है? जी, एक बेहद सूक्ष्म खाली जगह होती है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि एक न्यूरॉन को अपना संदेश उस खाली जगह के पार फेंकना पड़ता है। ये तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पैकेट उछालने जैसा हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है। तंत्रिका आवेग जब पहले न्यूरॉन के सिरे तक पहुंचता है तो वहां मौजूद सिनेप्टिक पुटिकाएं, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, वो फट जाती हैं और उनमें से रसायन बाहर निकलते हैं। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर नाम के रसायन बाहर निकलते हैं।
ये रसायन उस खाली जगह को तैर कर पार करते हैं और दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। ये ताले और चाबी जैसा है। जितनी ज्यादा चाबियां और जितने ज्यादा ताले होंगे, संदेश का असर उतना ही तगड़ा होगा। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने का ट्रिगर क्या है? ये पुटिकाएं अचानक फट कैसे जाती हैं? यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व का जिक्र है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। इसे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझें। कैल्शियम चैनल? हाँ, जब इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है तो ये सिग्नल वोल्टेज बदल देता है, जिससे ये कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। कैल्शियम अंदर घुसता है और उसी के दबाव से पुटिकाएं अपना रसायन बाहर छोड़ देती हैं। शरीर के अंदर चल रही इस माइक्रो मशीनरी को समझना किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अब इसी स्तर पर चल रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। दस्तावेजों में प्रश्न 33 एंजाइम कोफैक्टर्स, विशेष रूप से NAD+ के इर्द गिर्द बुना गया है। इसके विकल्प क्या हैं? मुख्य काम पूछा गया है, क्या ये संक्रमण अवस्था को स्थिर करके सक्रियण ऊर्जा को कम करता है या एंजाइम की मात्रा बढ़ा देता है? क्या ये प्रतिस्पर्धी अवरोधकों को रोकता है या एंजाइम का कोई स्थायी हिस्सा बन जाता है? इसका सटीक वैज्ञानिक उत्तर ये है कि कोफैक्टर्स संक्रमण अवस्था को स्थिर करके सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। इसे थोड़ी सरल भाषा में देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक भारी पत्थर को एक पहाड़ी के पार धकेलना है। इस काम में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी। वो शुरुआती महिला थी, सक्रियण ऊर्जा है। तो एंजाइम और कोफैक्टर क्या करते हैं? वे उस पहाड़ी की ऊंचाई को काटकर एक छोटा सा टीला बना देते हैं। इससे रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत तेजी से और कम ऊर्जा में पूरी हो जाती है। तो यह किसी मुश्किल काम को करने का एक शॉर्टकट बनाने जैसा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों के अनुसार NAD+ सिर्फ यही एक काम नहीं करता। शरीर में इसकी बहुमुखी भूमिका है। और क्या क्या काम है इसके? ये ऊर्जा चयापचय को दुरुस्त रखता है, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, हमारे जीनोम यानी DNA को सुरक्षित रखता है और यहाँ तक कि नसों को नुकसान से बचाने के लिए न्यूरो प्रोटेक्शन भी देता है। ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके काम अनगिनत हैं। वैसे दस्तावेजों को खंगालते हुए मैंने देखा कि प्रश्न 34 का कोई जिक्र ही नहीं है स्रोत में। हाँ, वो प्रश्न उपलब्ध नहीं है। तो उस खाली जगह को छोड़कर हम अपनी चर्चा को सीधे प्रश्न 35 की तरफ मोड़ते हैं, जो जीवन की सबसे बुनियादी नींव आनुवंशिकी पर है। यह एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल है। सवाल है, आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? क्या ये विकास है, उत्परिवर्तन है, जीव विज्ञान है या फिर आनुवंशिकी है? इसका सही उत्तर आनुवंशिकी या जेनेटिक्स है। यह वह शाखा है जो इस रहस्य को खोलती है कि माता-पिता के गुण बच्चों में कैसे जाते हैं। और हर पीढ़ी में जो नए बदलाव आते हैं, उनके पीछे का विज्ञान भी यही है। और इस विज्ञान की शुरुआत करने वाले का नाम भी दस्तावेजों में प्रमुखता से दर्ज है। जी हाँ, ग्रीगर मेंडल, एक पादरी जिन्होंने अपने बगीचे में मटर के पौधों पर अनगिनत प्रयोग किए और इस पूरे विज्ञान की नींव रख दी। इसीलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। विज्ञान के इतिहास की बात चल ही निकली है तो प्रश्न 36 भी हमें एक ऐतिहासिक सफर पर ले जाता है। ये सवाल पॉल एलिश के बारे में है ना? हाँ, पॉल एलिश, जिन्होंने पहले कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट सैल्वर्सन की खोज की थी। इस क्रांतिकारी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? विकल्प दिए गए हैं 1905, 1908 या 1913। ये चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। पॉल एलिश को यह सम्मान वर्ष 1908 में मिला था। सैल्वर्सन सिफिलिस जैसी खतरनाक बीमारी का पहला प्रभावी इलाज था, जिसने आधुनिक कीमोथेरेपी का रास्ता खोला। लेकिन स्रोतों में केवल इसी एक नोबेल का जिक्र नहीं है। अतिरिक्त तथ्यों में 1962 के नोबेल पुरस्कार का जिक्र है, जो जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को मिला था। जी, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना खोजने के लिए। इसके बाद 1968 का वो ऐतिहासिक पल आता है जब हरगोबिंद खुराना, रॉबर्ट हॉली और मार्शल निरेनबर्ग को जेनेटिक कोड की व्याख्या करने के लिए नोबेल मिला। इन वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया कि डीएनए की भाषा को कैसे पढ़ा जाता है। ये एक ऐसा दौर था जब हम जीवन के ब्लूप्रिंट को पढ़ना सीख रहे थे। एकदम सही। अब इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट से निकलकर थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी पर बात करते हैं। प्रश्न 37 सीधे हमारे खाने की आदतों से जुड़ा है। ये दिलचस्प होने वाला है। अक्सर त्योहारों में या तनाव में लोग बहुत ज्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं। सवाल ये है कि शरीर में इस अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? इसके विकल्प क्या कहते हैं? क्या ये प्रोटीन में बदल जाता है
या अमीनो एसिड बन जाता है, क्या शरीर इसे तुरंत बाहर निकाल देता है या फिर यह वसा में परिवर्तित होकर जमा हो जाता है? मैं मानकर चल रही हूँ कि ये चर्बी में ही बदलता होगा। ये धारणा बिल्कुल सही है। शरीर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स को वसा यानी फैट में परिवर्तित करके संग्रहित कर लेता है। हमारा शरीर ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता। अगर उसे लगता है कि अतिरिक्त ऊर्जा आ गई है तो वह उसे भविष्य के लिए बैंक में जमा कर देता है। और वो बैंक हमारा फैट है। इस पूरी प्रक्रिया को लिपोजेनेसिस कहा जाता है। लेकिन ये शुरू कहाँ से होती है? इसकी कहानी पाचन से शुरू होती है। जैसे ही हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हमारे मुंह की लार में मौजूद एंजाइम, जिसे सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, उसे तोड़ना शुरू कर देता है। फिर ये भोजन छोटी आंत में जाता है। जी, जहां पैंक्रियाटिक एमाइलेज इसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। जब शरीर की तत्काल ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो इन्हीं बचे हुए कणों को फैट में बदल दिया जाता है। यानी शरीर का अपना एक बहुत ही कुशल इन्वेंट्री सिस्टम है। अब अगर हम अतिरिक्त फैट और मांसपेशियों के नीचे के ढांचे की बात करें तो हमारी हड्डियों का पिंजरा आता है, कंकाल तंत्र। हाँ, प्रश्न 38 इसी पिंजरे यानी पसलियों के गणित पर है। सवाल ये है कि छाती में तैरती पसलियों के ठीक ऊपर कितनी जोड़ी नकली पसलियां होती हैं? विकल्प क्या है इसके? 5, 2, 3 या 6 जोड़ी। मानव कंकाल तंत्र का यह हिस्सा बहुत ही सुव्यवस्थित है। इसका सही जवाब है 3 जोड़ी। लेकिन इस गणित को समझने के लिए हमें पूरी छाती के ढांचे को देखना होगा। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ये असली, नकली और तैरती पसलियों का क्या वर्गीकरण है? तैरती पसलियां सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे शरीर के अंदर बस तैर रही हैं। ये नामकरण काफी दिलचस्प है। पहली से लेकर 7वीं जोड़ी तक की पसलियों को असली पसलियां या ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये सीधे सामने वाली छाती की हड्डी यानी उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, जिसे स्टर्नम कहते हैं। इसके बाद आती हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी। यही वो 3 जोड़ी हैं जिन्हें नकली पसलियां या फॉल्स रिब्स कहते हैं। तो क्या ये उरोस्थी से नहीं जुड़ती? नहीं, ये सीधे उरोस्थी से जुड़ने के बजाय 7वीं पसली की उपास्थि यानी कार्टिलेज के साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए इन्हें नकली कहा जाता है। और बाकी के 2? अंत में आती हैं 11वीं और 12वीं जोड़ी। ये आगे की तरफ किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, बस पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलकर मांसपेशियों में एक तरह से तैरती रहती हैं। इसलिए इन्हें तैरती पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यह इंजीनियरिंग का कमाल है, जो शरीर के नाजुक अंगों को बचाते हुए भी हमें सांस लेने और हिलने डुलने की आज़ादी देता है। शरीर की बनावट से आगे बढ़कर अब पूरे जीव मंडल की बात करते हैं। बायोस्फीयर की बात हो रही है अब। हाँ, प्रश्न 39 पूछता है कि पृथ्वी के पूरे जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? विकल्प है GLUT4, कोलेजन, रूबिचको या मायोसिन। अक्सर ये सोचा जाता है कि कोलेजन इसका जवाब होगा, क्योंकि मानव शरीर में ये बहुत होता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इंसानों की नहीं, पूरे जीव मंडल की हो रही है। इसलिए सही जवाब है रूबिस्को। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हर उस पौधे की पत्तियों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। और ये इतना प्रचुर इसलिए है क्योंकि धरती पर पौधों की संख्या विशाल है। इसका मुख्य काम क्या है? पौधों के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद रूबिस्को का मुख्य काम वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे स्थिर करना है, ताकि पौधे अपना भोजन बना सकें। बिना रूबिस्को के पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ तक बाकी विकल्पों की बात है, वो भी महत्वपूर्ण है, जैसे कोलेजन, जो मनुष्यों में त्वचा और संयोजी ऊतकों को एक गोंद की तरह बांध कर रखता है। और मायोसिन मांसपेशियों के सिकोड़ने के लिए जिम्मेदार है। और GLUT4 कोशिकाओं में ग्लूकोज को अंदर ले जाने वाला ट्रांसपोर्टर है। हर प्रोटीन की अपनी एक अलग दुनिया है। चलिए अब वापस इंसानी शरीर के काम करने के तरीके पर आते हैं। सांसों की बात हो और फेफड़ों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। प्रश्न 40 फेफड़ों से ही जुड़ा है। एक उपकरण के बारे में पूछा गया है। श्वसन के दौरान फेफड़ों के आयतन और हवा के प्रवाह को मापने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल होता है? क्या वो रेस्पिरोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, स्पाइरोमीटर है या बैरोमीटर है? अगर शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें तो बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दबाव मापता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग डॉक्टर ब्लड प्रेशर मापने के लिए करते हैं। सही कहा। तो इसका सही जवाब है स्पाइरोमीटर। लेकिन एक विकल्प रेस्पिरोमीटर भी है, वो क्या करता है?
रेस्पिरोमीटर का काम श्वसन की दर को मापना है, यानी कोई जीव कितनी तेजी से ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। लेकिन जब बात फेफड़ों की क्षमता मापने की आती है, तब स्पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। हाँ, जैसे कि अस्थमा के मरीजों में हवा को अंदर खींचने या बाहर धकेलने की ताकत चेक की जाती है। ये जानकारी बहुत व्यवहारिक है। इसी व्यवहारिकता को खानपान पर भी लागू करते हैं। प्रश्न 41 में पूछा गया है कि मनुष्यों के लिए आहार फाइबर का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। डाइटरी फाइबर की बात हो रही है। विकल्प है जौ, मछली, चिकन या पनीर। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान सवालों में से एक है। मांस या डेयरी उत्पादों में तो फाइबर होता नहीं है, तो जौ यानी ओट्स ही इसका जवाब होना चाहिए। आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। इसका जवाब जई ही है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए एक झाड़ू की तरह काम करता है और जई इसका बेहतरीन स्रोत है। लेकिन स्रोतों में बाकी विकल्पों पर भी काफी दिलचस्प रोशनी डाली गई है, खासकर वसा के प्रकारों को लेकर। हाँ, दस्तावेजों में ये स्पष्ट किया गया है कि वसा के स्रोत कैसे अलग-अलग होते हैं। जैसे पनीर, ये संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट का स्रोत है, जो आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस रहती है और इसका अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। इसके विपरीत मछली असंतृप्त वसा और ओमेगा 3 का शानदार स्रोत है, जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। सही खानपान से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, और जब बीमारियों का जिक्र आता है तो अक्सर एक बड़ा भ्रम पैदा होता है। प्रश्न 42 इसी भ्रम पर चोट करता है। क्या है वो सवाल? सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। विकल्प है तपेदिक, खसरा, हैजा या मलेरिया। अक्सर ये देखा गया है कि लोग बैक्टीरिया और वायरस में उलझ जाते हैं। ये एक बहुत ही आम उलझन है। तपेदिक यानी टीबी और हैजा बैक्टीरिया से होते हैं और मलेरिया एक परजीवी से होता है। तो इसका सही उत्तर है खसरा या मीजल्स, जो पूरी तरह से एक वायरल संक्रमण है। और दस्तावेजों में इन वायरल बीमारियों को याद रखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला दिया गया है। डॉक्टर मिश्रा, बेस्ट MP। ये ट्रिक सच में विज्ञान को आसान और मजेदार बना देती है। अगर इस फॉर्मूले को खोलकर देखें तो D से डेंगू, M से खसरा, S से स्वाइन फ्लू, H से हेपेटाइटिस, R से रेबीज और A से एड्स। ये सभी वो गंभीर बीमारियां हैं जो वायरस के कारण फैलती हैं। ये तो किसी के लिए भी एक बेहतरीन शॉर्टकट है। बिल्कुल। बीमारियों से वापस रसायन विज्ञान की तरफ लौटते हैं। प्रश्न 43 फिर से प्रोटीन की संरचना पर है। ये थोड़ा और तकनीकी होगा। सवाल है कि सामान्य तौर पर प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। क्या वो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है या कार्बन है? प्रोटीन की बुनियादी संरचना मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनती है। इसलिए इसका सही उत्तर है फास्फोरस। फास्फोरस आमतौर पे प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता। नहीं, बल्कि ये हमारे DNA और RNA जैसे न्यूक्लिक एसिड की रीढ़ की हड्डी बनाता है। स्रोतों में प्रोटीन के इस बनावट को लेकर कुछ और तकनीकी शब्द भी हैं, जैसे प्राइमरी और द्वितीयक संरचना। इसे एक आम इंसान के नजरिए से कैसे देखा जाए? इसे एक धागे और मोतियों की तरह समझें। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का मतलब है कि कई सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए एक सीधी रेखा में जुड़े हैं, ठीक जैसे धागे में पिरोए गए मोती। लेकिन प्रोटीन इस सीधी रेखा में काम नहीं कर सकते। उन्हें एक 3D आकार लेना होता है। ये उनकी द्वितीयक संरचना है। सही कहा। तो क्या ये मोती अपने आप किसी आकार में मुड़ जाते हैं? बिल्कुल। ये धागे आपस में मुड़कर एक स्प्रिंग जैसा आकार ले लेते हैं, जिसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं, या फिर कागज की सिलवटों की तरह तह बन जाते हैं, जिसे बीटा शीट कहते हैं। और इस मुड़े हुए आकार को टूटने से बचाने के लिए इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जो इन्हें एक मजबूत 3D पहेली का रूप दे देते हैं। ये तो शरीर के अंदर चल रही एक अद्भुत ओरिगेमी कला है। अब अगर खाने की थाली में मौजूद प्रोटीन की बात करें तो प्रश्न 44 पूछता है कि पशु प्रोटीन का स्रोत क्या है? एनिमल प्रोटीन। इसके विकल्प क्या हैं? दालें, फलियां, अंडे या मेवे। ये भी काफी सीधा सवाल लगता है। हाँ, इसका जवाब अंडे है, क्योंकि दालें, फलियां और मेवे पौधे आधारित प्रोटीन के स्रोत हैं। लेकिन अंडे के पोषण को लेकर भी लोगों में कई तरह की धारणाएं होती हैं। स्रोतों में इसका बहुत ही सटीक विभाजन किया गया है। अंडे का जो सफेद हिस्सा होता है वो मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। वहीं इसका पीला हिस्सा, जिसमें वसा, विटामिन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व भरे होते हैं,
प्रकृति ने एक ही चीज में पूरे पोषण का संतुलन बनाकर दिया है। बिल्कुल। और अब हम इस ज्ञान की यात्रा के सबसे अंतिम और शायद सबसे दार्शनिक पड़ाव पर पहुंच गए हैं। प्रश्न 45। हाँ, ये एक बेहद आकर्षक सिद्धांत पर आधारित है, एंजाइम क्रिया का प्रेरित फिट या इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये मेरा पसंदीदा विषय है। सवाल ये है कि इस मॉडल के अनुसार जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ता है तो क्या होता है? क्या एंजाइम की संरचना हमेशा के लिए खराब हो जाती है? क्या सबस्ट्रेट तुरंत बिना किसी बदलाव के मुक्त हो जाता है? क्या एंजाइम का आकार थोड़ा बदल जाता है ताकि काम अच्छे से हो सके, या फिर एंजाइम में कोई बदलाव नहीं आता? इस सवाल का सही जवाब है कि सबस्ट्रेट के जुड़ने से एंजाइम में एक संरचनात्मक परिवर्तन प्रेरित होता है, जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित कर देता है। ये तकनीकी भाषा सुनने में थोड़ी भारी लग सकती है। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। पहले विज्ञान में ये माना जाता था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक सख्त ताले और चाबी की तरह होते हैं। अगर आकार बिल्कुल परफेक्ट है तो ही काम होगा। लेकिन प्रेरित फिट मॉडल इसे नकारता है। इसे ऐसे समझें कि एंजाइम एक ऊनी दस्ताने की तरह है और सबस्ट्रेट एक हाथ की तरह। यानी जब हाथ दस्ताने में जाता है तो दस्ताना थोड़ा स्ट्रेच होकर हाथ के आकार में ढल जाता है। बिल्कुल। या इसे एक आरामदायक गले मिलने की तरह देखें, जहां दो लोग एक दूसरे के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है तो एंजाइम अपना आकार थोड़ा सा बदल लेता है ताकि पकड़ और मजबूत हो सके। इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और जो रासायनिक प्रक्रिया होनी है वो पूरी होकर नया उत्पाद बन जाता है। काम खत्म होने के बाद एंजाइम वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। यह सच में बहुत ही खूबसूरत और बारीक प्रक्रिया है। पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये साफ दिखता है कि हमारे शरीर का हर हिस्सा कितनी अचूक सटीकता से काम कर रहा है। एकदम। न्यूरॉन्स के बीच हवा में संदेश उछालने से लेकर अतिरिक्त ऊर्जा को भविष्य के लिए वसा में बदलने तक। और पसलियों के सुरक्षित पिंजरे से लेकर एंजाइम के उस ऊनी दस्ताने तक हर एक जैविक प्रक्रिया किसी बेहतरीन सिम्फनी की तरह तालमेल में है। विज्ञान का असली मजा यही है। ये सिर्फ तथ्य रटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के बारे में है कि कैसे छोटे छोटे पुर्जे मिलकर जीवन नाम की इस विशाल मशीन को चलाते हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन से जुड़ा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने को उत्प्रेरित करता है। इसकी मुख्य भूमिका क्या है? और इसके विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प है पहला ए, डीएनए डबल हेलिक्स को खोलें, बी, लैगिंग स्ट्रैंड से आरएनए प्राइमर हटाएं, सी, टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करें, या डी, ओकाज़ाकी खंडों को आपस में जोड़ें। देखिए, इस प्रश्न की गहराई में जाने पर स्पष्ट होता है कि सही उत्तर विकल्प सी है, यानी टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करना। मतलब जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो उसे अपने डीएनए की एक एकदम सटीक कॉपी बनानी होती है। हाँ, और यहीं पर डीएनए पॉलीमरेज मुख्य भूमिका में आता है। ये एंजाइम हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही काम करता है। मतलब ये पुराने डीएनए स्ट्रैंड को एक सांचे की तरह पढ़ता है और उसके सामने एक नया पूरक स्ट्रैंड बनाता चला जाता है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के किसी उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, तो डीएनए की इस पूरी प्रक्रिया में कई और एंजाइम भी तो काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो बाकी विकल्प हैं वे उन्हीं एंजाइमों के काम हैं। जैसे हेलिकेज एंजाइम, जो डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलने का काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी जैकेट की जिप खोलते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और फिर लाइगेज नाम का एक और एंजाइम होता है जो ओकाज़ाकी खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। मतलब लाइगेज असल में एक जैविक गोंद की तरह है। हाँ, हेलिकेज जिप खुलता है, पॉलीमरेज नई चेन बनाता है और लाइगेज बचे हुए टुकड़ों को गोंद की तरह चिपका देता है। ये सब एक बेहद जटिल लेकिन सटीक मशीनरी की तरह काम करते हैं। यह मशीनरी वाकई अद्भुत है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रश्न 47 पर नजर डालते हैं, जो डीएनए और उसके चचेरे भाई आरएनए की तुलना पर आधारित है। चचेरा भाई, ये सही शब्द है। प्रश्न है कि डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, डीएनए केवल संदेशवाहक अणु के रूप में कार्य करता है, बी, आरएनए सभी जीवित जीवों में केवल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, सी, आरएनए की कई भूमिकाएं होती हैं जिनमें उत्प्रेरक कार्य भी शामिल हैं, या डी, डीएनए विषाणुओं में मौजूद नहीं होता है। यहाँ सही उत्तर की पहचान करना बहुत आसान है। सही उत्तर विकल्प सी है।
आरएनए की कई भूमिकाएं होती हैं जिनमें उत्प्रेरक कार्य भी शामिल हैं। अगर हम डीएनए और आरएनए के बीच के बुनियादी रासायनिक अंतर को देखें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और थाइमिन नाम का बेस होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा और थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। और इनके काम करने के तरीके में भी तो जमीन आसमान का अंतर है। मतलब डीएनए मुख्य रूप से एक तिजोरी की तरह है जो जानकारी को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। आरएनए केवल कुछ ही वायरसों में, जैसे कि एचआईवी में, आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, लेकिन हमारी कोशिकाओं के अंदर आरएनए एक मल्टीटास्कर है। मल्टीटास्कर कैसे? हाँ, ये एक मैसेंजर आरएनए के रूप में कार्य करता है जो डीएनए से निर्देश बाहर लाता है। ये एक एडेप्टर यानी ट्रांसफर आरएनए के रूप में कार्य करता है, और यहाँ तक कि एक उत्प्रेरक यानी एंजाइम यानी राइबोसोमल आरएनए के रूप में भी कार्य करता है। आरएनए तो सच में कोशिका का हरफनमौला खिलाड़ी निकला। चलिए अब आकार की बात करते हैं, प्रश्न 48 के साथ। छोटे बड़े का सवाल। हाँ, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव के डीएनए की लंबाई सबसे कम है? विकल्प हैं ए मानव अगुणित कोशिका, बी बैक्टीरियोफेज लैम्डा, सी ई कोलाई या डी 5X174 फेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 5X174 फेज। यह जानना दिलचस्प है कि बैक्टीरियोफेज असल में वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। यानी ये बैक्टीरिया के भी दुश्मन है। तो ये सबसे छोटा क्यों है? अगर हम इसकी तुलना इंसानी डीएनए से करें तो ये अंतर कितना बड़ा है? ये अंतर सच में कल्पना से परे है। देखिए, एक मानव अगुणित कोशिका में लगभग 3 अरब बेस पेयर होते हैं, 3 अरब रासायनिक अक्षर। बाप रे, 3 अरब! हाँ, और 5X174 फेज के डीएनए में केवल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड रूप में। ये प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे छोटे जीनोम में से एक है। 3 अरब बनाम सिर्फ 5000 से कुछ ज्यादा। ये तो किसी विशालकाय गगनचुंबी इमारत और एक छोटी सी ईंट की तुलना करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 49 पर। यह आरएनए की उसी बहुमुखी प्रतिभा पर गहराई से विचार करता है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। हम देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? विकल्प ए एडाप्टर संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता, बी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का उनका रैखिक अनुक्रम, सी आनुवांशिक सामग्री के रूप में उनकी स्थायी भूमिका, या डी दोहरी स्ट्रैंडेड हेलिकल संरचनाएं बनाने की उनकी क्षमता। इस बार तो हमारे स्रोतों ने ही हमारे पिछले विश्लेषण की पुष्टि कर दी है। हाँ, एकदम सही उत्तर विकल्प ए है। आरएनए अणुओं की असली खूबी ये है कि वे एडेप्टर, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य कर सकते हैं। कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनाने का कारखाना होता है, उसमें आरएनए ही सबसे अहम है। अगर हम इसे और स्पष्ट करें तो जब प्रोटीन बन रहा होता है तो टीआरएनए एक अडेप्टर की तरह काम करता है जो सही अमीनो एसिड को पकड़ कर लाता है। बिल्कुल, और आरएनए राइबोसोम का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। ये वो मशीन है जहां प्रोटीन बनता है। सबसे खास बात यह है कि कुछ जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आरएनए खुद एक एंजाइम की तरह काम करता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में राइबोजाइम कहते हैं। हाँ, राइबोजाइम। यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन के शुरुआती विकास में आरएनए ही सब कुछ संभालता था। यानी आरएनए कारखाने का मजदूर भी है, मशीन का पुर्जा भी और मैनेजर भी। क्या बात है। अब इसी विकासवादी इतिहास से जुड़ा है हमारा अगला सवाल, प्रश्न 50। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, प्रश्न है कि डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या बनाता है? मतलब प्रकृति ने अरबों साल के विकास में अंततः डीएनए को ही क्यों चुना? और विकल्प? विकल्प है ए प्रोटीनों के साथ इसकी अंतःक्रिया, बी इसकी स्थिर दोहरी कुंडलित संरचना, सी इसकी उच्च उत्परिवर्तन दर, या डी इसकी एंजाइमी भूमिकाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इसकी स्थिर दोहरी कुंडलित संरचना, यानी स्टेबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए इसलिए जीता क्योंकि यह आरएनए की तुलना में बहुत अधिक स्थिर है। बिल्कुल, रासायनिक और संरचनात्मक दोनों ही रूपों में। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि आरएनए इतना अस्थिर क्यों है? इसका कारण अणु के स्तर पर छिपा है। आरएनए की शर्करा में एक 2' OH समूह होता है। ये एक अतिरिक्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ाव आरएनए को बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव बनाता है। मतलब
वो बहुत जल्दी किसी से भी प्रतिक्रिया कर लेता है। हाँ, यहाँ तक कि वो खुद ही अपने आप को तोड़ सकता है। इसके विपरीत डीएनए में यह OH समूह नहीं होता, जिससे वो रासायनिक रूप से सुरक्षित हो जाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि डीएनए एक ऐसी तिजोरी है जिस पर जंग नहीं लगता, जबकि आरएनए एक ऐसा कागज है जो समय के साथ गल सकता है। बहुत खूब। इसीलिए लंबी अवधि के लिए प्रकृति ने डीएनए को चुना। कमाल की बात है। खैर चलिए प्रश्न 51 पर आते हैं। यह जीव विज्ञान के इतिहास के एक आधुनिक मील के पत्थर के बारे में है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शायद। हाँ, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए, इसने एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत की। बी, इसने आरएनए से संबंधित सभी कार्यों को स्पष्ट किया। सी, इसने प्रतिलेखन विनियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। या डी, इसने पारंपरिक आनुवंशिकी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। सही उत्तर है विकल्प ए। मानव जीनोम अनुक्रमण ने वास्तव में विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र की शुरुआत की। जब 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2003 तक चला, तो लक्ष्य था इंसानी डीएनए के उन 3 अरब बेस पेयर्स को पढ़ना। और 3 अरब अक्षरों को पढ़ना और उन्हें समझना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। उनके पास इतना विशाल और जटिल डेटा इकट्ठा हो गया कि उसे सामान्य फाइलों में संभालना असंभव था। तो फिर उन्होंने क्या किया? इस विशाल डेटाबेस को स्टोर करने और प्रोसेस करने की जरूरत ने कंप्यूटर विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान को एक साथ मिला दिया, जिससे बायो इन्फॉर्मेटिक्स नामक एक बिल्कुल नए विज्ञान का जन्म हुआ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान का यह संगम वाकई भविष्य की चाबी है। अब प्रश्न 52 की ओर रुख करते हैं, जो डीएनए के भौतिक गुणों पर आधारित है। ठीक है। प्रश्न है कि फॉस्फोडाइएस्टर बंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज में सबसे अधिक योगदान देती है। ए, थाइमिन का मिथाइल समूह। बी, राइबोज शर्करा। सी, प्यूरिन में नाइट्रोजन। या डी, फॉस्फेट समूह के आयनीकरण योग्य ऑक्सीजन परमाणु। अणु संरचना के अनुसार इसका सटीक उत्तर है विकल्प डी, फॉस्फेट समूह के आयनीकरण योग्य ऑक्सीजन परमाणु। मतलब जो डीएनए का ढांचा है। हाँ, डीएनए के धागे के दोनों ओर एक फॉस्फेट बैकबोन होती है और इसी फॉस्फेट समूह में मौजूद ऑक्सीजन परमाणुओं के कारण डीएनए पर हमेशा एक नेगेटिव चार्ज रहता है। यह बहुत ही दिलचस्प है। मुझे यहाँ चुंबक के विपरीत ध्रुवों का उदाहरण याद आ रहा है। वो कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ही तो है जिसके कारण डीएनए कोशिका के अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर लिपट पाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को खींचते हैं। हाँ, इसी आकर्षण के कारण हमारा 2 मीटर लंबा डीएनए इतनी कसके पैक हो जाता है कि वो क्रोमेटिन बना के एक अत्यंत सूक्ष्म कोशिका के केंद्रक में समा जाता है। अगर डीएनए पर नेगेटिव चार्ज न होता तो वो कभी इतनी कुशलता से पैक ही नहीं हो पाता। प्रकृति की इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं। एकदम सच। चलिए प्रश्न 53 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से ये बताता है कि आरएनए में थाइमीन के बजाय यूरैसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? ये बहुत ही मजेदार सवाल है। विकल्प सुनिए। ए, थाइमीन प्रतिलेखन को रोकता है। बी, यूरैसिल आरएनए स्प्लाइसिंग को बढ़ाता है। सी, यूरैसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होता है। या डी, थाइमीन को राइबोसोम द्वारा पहचाना नहीं जाता है। यह प्रश्न प्रकृति की किफायती मानसिकता को दर्शाता है। सही उत्तर है विकल्प सी, यूरैसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होता है। ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होने का रासायनिक मतलब क्या है? देखिए, अगर हम थाइमीन की संरचना देखें तो वो वास्तव में 5 मिथाइल यूरैसिल है। मतलब यूरैसिल में कुछ जोड़ा गया है? हाँ, अगर आप यूरैसिल के अणु में एक मिथाइल समूह जोड़ देंगे तो वो थाइमीन बन जाएगा, लेकिन इस मिथाइल समूह को जोड़ने में कोशिका की काफी ऊर्जा खर्च होती है। और आरएनए तो एक अस्थायी अणु है ना? बिल्कुल, जो केवल थोड़े समय के लिए संदेश ले जाने का काम करता है, इसलिए प्रकृति उसे बनाने में अतिरिक्त ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती। यानी प्रकृति बहुत ही समझदार है। जो चीज कल नष्ट हो जानी है उसे बनाने में महंगी सामग्री क्यों लगाई जाए? एकदम सही। इष्टता के कारण थी। विकल्प क्या है? ए, डीएनए का उच्च गलनांक। बी, डीएनए की पराबैंगनी किरणों से अपघटन की संवेदनशीलता। सी, डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन के साथ अंतरक्रिया। या डी, डीएनए की विशाल बहुलक संरचना और भंगुरता। यहाँ सही विकल्प डी है।
डीएनए की विशाल बहुलक संरचना और भंगुरता। डीएनए एक बहुत ही विशालकाय पॉलीमर या बहुलक है, बहुत लंबा धागा। तो शुरुआती वैज्ञानिकों के लिए असल समस्या क्या थी? वे इसे निकाल क्यों नहीं पा रहे थे? समस्या ये थी कि जब भी शोधकर्ता कोशिकाओं को तोड़कर डीएनए को बाहर निकालने की कोशिश करते थे, तो वो धागा इतना लंबा और नाजुक होता था कि यांत्रिक झटकों से ही टूट जाता था। और टूटे हुए धागे का अध्ययन करना मुश्किल है? बिल्कुल। आप किसी साबुत संरचना का अध्ययन तभी कर सकते हैं जब वो टूटे नहीं। यही कारण है कि 1953 में जब वॉटसन और क्रिक ने रोजालिंड फ्रैंकलिन के डेटा का उपयोग करके अपना मॉडल दिया, उससे पहले तक डीएनए की सटीक संरचना दुनिया के सामने आ ही नहीं पाई थी। सोचिए, एक ऐसा धागा जो जीवन का आधार है, लेकिन इतना नाजुक कि उसे निकालने की कोशिश में ही वो टूट जाए। हाँ, विज्ञान का सफर आसान नहीं रहा है। ये हमें हमारे अगले प्रश्न 55 पर लाता है। यहाँ से हम थोड़ा पोषण विज्ञान और मानव शरीर की तरफ मुड़ रहे हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी से काफी जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें। 1 विटामिन डी, 2 विटामिन B12, 3 विटामिन के और 4 विटामिन सी। इनमें से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? वाटर सॉल्युबल। हाँ। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 2 या डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 और 4। इसका मतलब है कि विटामिन B12 और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। तो बाकी विटामिनों का क्या? पोषण विज्ञान में विटामिन मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटे जाते हैं, जल में घुलनशील और वसा यानी फैट में घुलनशील। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। और जो जल में घुलनशील है, जैसे कि विटामिन सी, उनका हमारे शरीर में क्या होता है? वे जमा होते हैं या नहीं? जल में घुलनशील विटामिन शरीर में लंबे समय तक जमा नहीं होते। वे मूत्र के रास्ते बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें रोजाना अपने भोजन में लेना पड़ता है। लेकिन मुझे याद है स्रोतों में एक अपवाद का जिक्र था। हाँ, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है, विटामिन B12। जल में घुलनशील होने के बावजूद ये हमारे लीवर में जमा हो सकता है। अच्छा, और अगर इसकी कमी हो जाए तो? पर्नीशियस एनीमिया नाम की एक गंभीर रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है। अपवाद हमेशा विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए प्रश्न 56 देखते हैं। ये आनुवांशिकी के एक क्लासिक उपकरण के बारे में है। पुनेट स्क्वायर। एकदम सही। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनेट स्क्वायर की भविष्यवाणियों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ए भाई भाइयों में आनुवांशिक संबंध, बी माता पिता में डीएनए अनुक्रम, सी जीनोटाइप और फिनोटाइप की संभावनाएं, या डी कई पीढ़ियों में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। सही विकल्प है सी, जीनोटाइप और फिनोटाइप की संभावनाएं। पुनेट स्क्वायर एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली ग्राफिकल तरीका है। ये एक चौकोर ग्रिड की तरह दिखता है। इसे शायद रेजिनाल्ड सी पुनेट ने विकसित किया था, है ना? हाँ, ब्रिटिश आनुवांशिकीविद। तो ये ग्रिड असल में एक आनुवांशिक क्रॉस के दौरान काम कैसे करता है? मतलब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? जब आप 2 जीवों का आनुवांशिक क्रॉस करते हैं, तो ये ग्रिड आपको ये गणना करने में मदद करता है कि संतानों में कौन-कौन से संभावित जीन संयोजन या जीनोटाइप होंगे। और वो जीन दिखेंगे कैसे, ये भी बताता है। बिल्कुल। वे जीन शारीरिक रूप से कैसे अभिव्यक्त होंगे, यानी संतानों का रंग या आकार कैसा होगा, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, ये उसकी भी संभावना बताता है। एक तरह का गणितीय नक्शा है। यानी ये आने वाली पीढ़ियों के लक्षणों का पहले से अनुमान लगाने का एक आनुवांशिक मौसम पूर्वानुमान है। बहुत बढ़िया तुलना है। अब आते हैं प्रश्न 57 पर, जो हमें पूरी तरह से वनस्पति विज्ञान की दुनिया में ले जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया C4 पौधों में अनुपस्थित होती है? विकल्प ए वाष्पोत्सर्जन, बी प्रकाश श्वसन, सी प्रकाश संश्लेषण या डी श्वसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रकाश श्वसन, या जिसे वैज्ञानिक भाषा में फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रकाश श्वसन तो पौधों के लिए एक तरह की हानिकारक या ऊर्जा बर्बाद करने वाली प्रक्रिया मानी जाती है ना, जहां पौधे ऊर्जा बनाने के बजाय उसे नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल, और यही C4 पौधों की सबसे बड़ी खासियत है। मक्का, ज्वार और गन्ने जैसे पौधों को C4 पौधे कहा जाता है। उन्होंने खुद को इस बर्बादी से कैसे बचाया? उन्होंने विकास के क्रम में अपने पत्तों के अंदर कोशिकाओं की एक विशेष शारीरिक संरचना विकसित कर ली है। इसे क्राम्स एनाटॉमी कहा जाता है।
क्रैन्स एनाटॉमी। हाँ, ये अनूठी संरचना प्रकाशवसन जैसी प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देती है। इसी वजह से ये पौधे तेज धूप और कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक उत्पादक होते हैं। प्रकृति का एक और चमत्कार जहां पौधे खुद ही अपनी ऊर्जा की बर्बादी को रोकने का उपाय खोज लेते हैं। हाँ, इवोल्यूशन बहुत स्मार्ट है। अब प्रश्न 58 की बात करते हैं, जो आज के समय का एक बहुत ही ज्वलंत वैश्विक मुद्दा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देती है? ए. वनारोपण, बी. कृषि में उर्वरकों का उपयोग, सी. जीवाश्म ईंधन का दहन, या डी. बांधों का निर्माण। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सही उत्तर विकल्प सी है, जीवाश्म ईंधन का दहन। कोयला और पेट्रोल जलाना। हाँ, जब हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो असल में हम धरती के अंदर लाखों करोड़ों सालों से कैद कार्बन को अचानक गैस के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और यही अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस के रूप में काम करती है, जो गर्मी को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। बिल्कुल सही। और हमारे स्रोतों के अनुसार इसके प्रभाव को कम करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है वनरोपण, यानी पेड़ लगाना। पेड़ इस अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से सोखने का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक उपकरण है। हाँ, अफॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान का सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। चलिए अब प्रश्न 59 पर चलते हैं, जो फूलों की सुंदर और जटिल संरचना के बारे में है। ये मेरा पसंदीदा विषय है। प्रश्न है, एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग फूल के नर प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प ए. पुमंग या एंड्रोशियम, बी. पंखुड़ियों, सी. जायांग या गाइनीशियम, या डी. बाह्यदल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. पुमंग। अगर हम एक फूल की बुनियादी संरचना को देखें तो उसके 4 मुख्य भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन से हैं? सबसे बाहर की तरफ हरे रंग के बाह्य दल होते हैं जो कली की रक्षा करते हैं। उसके अंदर रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। और प्रजनन अंग? तीसरे चक्र में नर प्रजनन अंग आता है जिसे पुमंग कहते हैं, और फूल के बिल्कुल केंद्र में मादा प्रजनन अंग होता है जिसे जायांग कहते हैं। तो इस पुमंग के अंदर ऐसा क्या होता है जो उसे नर प्रजनन अंग बनाता है? पुमंग के ऊपरी हिस्से में पराग कोश होते हैं और इन्हीं पराग कोशों के अंदर छोटे छोटे पराग कण या पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो प्रजनन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। और अब हम अपने इस क्रमानुसार सफर के अंतिम पड़ाव प्रश्न 60 पर पहुंच गए हैं। आखिरी सवाल। जी, यह कोशिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. क्लोरोप्लास्ट, सी. ल्यूकोप्लास्ट, या डी. क्रोमोप्लास्ट। इस अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही वो विशिष्ट अंग है जहां असल में प्रकाश संश्लेषण की पूरी रासायनिक प्रक्रिया घटित होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में वो जादुई हरा वर्णक मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सही? एकदम सही। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसी ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में बदल देता है। और बाकी विकल्प? अगर हम अन्य विकल्पों पर भी नजर डालें तो ल्यूकोप्लास्ट का काम मुख्य रूप से स्टार्च या तेल को जमा करना होता है। क्रोमोप्लास्ट वो अंग है जो फूलों और फलों को उनके लाल या पीले रंग प्रदान करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया? वो तो हर कोशिका का पावर हाउस है जहां बना हुआ भोजन टूटकर उपयोगी ऊर्जा में बदलता है। तो ये था हमारा प्रश्न 46 से लेकर 60 तक का बिल्कुल क्रमानुसार और अत्यंत विस्तृत विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। मैं तैयार हूँ। यह पहला सवाल शरीर के संरचनात्मक आधार से जुड़ा है ना? हाँ। प्रश्न है कि प्रोटीन मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? इसके विकल्प हैं ए. त्वरित ऊर्जा, बी. ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत, सी. पाचन में सुधार, या डी. स्मरण शक्ति बढ़ाना। ऊर्जा का नाम आते ही अक्सर ध्यान प्रोटीन पर चला जाता है, जो कि एक भ्रांति है। बिल्कुल। अगर जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो त्वरित ऊर्जा देने का काम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा का होता है। एकदम सही विश्लेषण है। इसीलिए इस प्रश्न का सटीक उत्तर है विकल्प बी. ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत। प्रोटीन असल में अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स या संरचनात्मक इकाइयां कहा जाता है। हाँ, हमारी मांसपेशियां, त्वचा और लगभग सभी महत्वपूर्ण एंजाइम इसी से बनते हैं।
यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि जब आहार में प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है तो शरीर अपनी ही मांसपेशियों को तोड़ने लगता है ना? हाँ। बिल्कुल। और इसी वजह से बच्चों में क्वाशियोरकॉर और मैरास्मस जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। वृद्धि पूरी तरह रुक जाती है। ये स्पष्ट करता है कि ऊतकों का निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी संरचना की बात को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न 62 पर आते हैं। यह सीधे हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ा है। सही कहा। प्रश्न पूछता है कि चेहरे के कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। विकल्प हैं ए 14, बी 21, सी 11 और डी 18। लोग अक्सर पूरी खोपड़ी को एक ही हड्डी मान लेते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत ही सामान्य भ्रांति है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 14 हड्डियां। अगर हम मानव खोपड़ी की बात करें तो उसमें कुल 22 हड्डियां होती हैं। तो बाकी की 8 हड्डियां कहाँ जाती हैं? तो वे 8 क्रेनियल हड्डियां होती हैं। वे आपस में जुड़कर मस्तिष्क के लिए एक हेलमेट की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। और जो बाकी 14 फेशियल हड्डियां बचती हैं वे हमारे चेहरे का आकार तय करती हैं, जबड़े से लेकर नाक और गालों तक। एक जटिल ढांचा है। हाँ, चेहरे के संरचना के बाद अब हम उस जेनेटिक कोड की ओर बढ़ते हैं जो हमारी पहचान तय करता है। प्रश्न 63 ये चिकित्सा इतिहास के बहुत बड़े पल के बारे में है। हाँ, प्रश्न है कि सितंबर 1990 के पहले मानव जीन थेरेपी प्रयोग में किस कमी के खिलाफ रेट्रोवायरल वेक्टर का उपयोग किया गया था? इसके विकल्प काफी जटिल हैं। विकल्प हैं ए माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी, बी 3-मिथाइल ग्लूटाकोनिक एसिडूरिया, सी एक्स-लिंक्ड एड्रीनोलेकोडिस्ट्रोफी या डी एडेनोसिन डीएमिनेज। इन विकल्पों की जटिलता ही बताती है कि जीन थेरेपी कितनी विशिष्ट चीज है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी एडेनोसिन डीएमिनेज, जिसे एडीए भी कहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एडीए एंजाइम करता क्या है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से इंसान की इम्यूनिटी लगभग खत्म हो जाती है, जिसे SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं। और 90 के दशक में एक 4 साल की बच्ची पर यह प्रयोग हुआ था। हाँ, उसके शरीर से टी कोशिकाएं निकाली गईं। एक रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके उनमें एक स्वस्थ जीन डाला गया और वापस शरीर में डाल दिया गया। मतलब एक वायरस को ही डिलीवरी वाहन बना दिया गया। ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। किसी बीमारी के मूल आनुवांशिक कारण को सीधे ठीक करने का ये पहला सफल प्रयास था। आनुवांशिकी के इसी विषय को प्रश्न 64 आगे बढ़ाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा माता-पिता से संतान में लक्षण जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसके विकल्प क्या है? ए उत्परिवर्तन, बी आनुवांशिकता, सी संकरण और डी लिंकेज। अब उत्परिवर्तन तो जीन में होने वाले अचानक बदलाव को कहते हैं, तो वो तो बाहर हो गया। सही पकड़ा आपने। उत्परिवर्तन तो एक त्रुटि है। लक्षणों के इस व्यवस्थित सफर को विकल्प बी आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहा जाता है। और यहाँ ग्रेगर मेंडल का जिक्र आना तो लाजमी है। बिल्कुल, आनुवांशिकी के जनक। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके ये खोजा था कि लक्षण यादृच्छिक रूप से नहीं बल्कि विशिष्ट नियमों के तहत अगली पीढ़ी में जाते हैं। और इसी वजह से एक प्रजाति अपनी पहचान सदियों तक बनाए रखती है। अब मेंडेलियन नियमों से निकलकर दैनिक जीवन की ओर चलते हैं। प्रश्न 65 संतुलित आहार से जुड़ा है। यह एक बहुत ही व्यवहारिक विषय है। प्रश्न है संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए वसा का सेवन वर्जित है, बी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हैं, सी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं या डी केवल फल और सब्जियां शामिल हैं। आजकल वसा यानी फैट को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं कि विकल्प ए पर बात करना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि फैट खाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, जो कि विज्ञान के हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। सही उत्तर विकल्प बी है, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हों, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही संतुलन। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूरी तरह हटाना गलत है, क्योंकि यह कोशिकाओं की झिल्ली बनाने और हार्मोन उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। आहार के संतुलन के बाद अब एक खास खनिज पर बात करते हैं। प्रश्न 66 ये ऑक्सीजन से जुड़ा है ना? हाँ, किस पोषक तत्व की कमी का सीधा संबंध रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी से है? ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी लोहा या डी आयोडीन। श्वसन प्रणाली का ये पूरा काम एक विशिष्ट धातु पर निर्भर है और वो है विकल्प सी लोहा या आयरन। और ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है? बिल्कुल। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके केंद्र में लोहे का परमाणु होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन सीधा इसी परमाणु के साथ जुड़ती है। तो अगर लोहे की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा?
और ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। इसी स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। कैसे एक छोटा सा खनिज पूरे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, यह अद्भुत है। अब प्रश्न 67 पर आते हैं। ये विटामिन और दृष्टि दोष पर है। रतौंधी के बारे में। हाँ, आहार में किस विटामिन की कमी से मंद प्रकाश में दृष्टि कमजोर हो जाती है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी12 या डी विटामिन ए? इसका उत्तर तो काफी सीधा है। विकल्प डी विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। रेटिना से रेटिनॉल, नाम में ही इसका काम छिपा है। सही कहा। यह आंखों में रोडोप्सिन नामक वर्णक बनाता है, जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे डेटा में और भी विटामिनों का जिक्र है। हाँ, जैसे B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है, और B3 की कमी से पेलाग्रा। विटामिन सी की कमी स्कर्वी का कारण बनती है, और डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। एक ही सवाल से हमें कुपोषण का पूरा परिदृश्य मिल जाता है। अब पाचन से जुड़े प्रश्न 68 पर चलते हैं। ये रफेज या डाइटरी फाइबर के बारे में है। प्रश्न है कि संतुलित आहार में रेशों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? ए, मांसपेशियां मजबूत करना, बी, शर्करा का अवशोषण बढ़ाना, सी, वसा भंडारण, या डी, पाचन में मदद और कब्ज से बचाव। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। रफेज से शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। फिर भी ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका काम रासायनिक नहीं या आंतरिक है। इसलिए उत्तर डी सही है। ये आंतों में पानी सोखता है और मल को आकार देता है। मतलब ये आंतों की सफाई के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ये आंतों की गति को बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र सुचारू रहता है और कब्ज नहीं होता। अब पोषण से निकलकर सूक्ष्म जीवों की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 69 मेरी जिज्ञासा बढ़ाता है। मिक्सोट्रोफी के बारे में है ये। हाँ, कौन सा जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का पोषण दिखाता है? ए, यूग्लिना, बी, अमीबा, सी, पैरामीशियम या डी, प्लाज्मोडियम? प्रकृति में ऐसे जीवों का होना विकासवाद का एक बहुत ही जटिल उदाहरण है। सही उत्तर विकल्प ए, यूग्लिना है। इसे अक्सर पौधे और जानवर के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। हाँ, दिन के प्रकाश में इसके क्लोरोप्लास्ट खाना बनाते हैं, एकदम पौधों की तरह, लेकिन अंधेरे में ये शिकारी बन जाता है। मतलब अन्य सूक्ष्म जीवों को खाने लगता है। ये अनुकूलन की चरम सीमा है। अब वापस शरीर क्रिया विज्ञान पर आते हैं। प्रश्न 70 ये लीवर और पाचन से जुड़ा है। प्रश्न है, पित्त उत्पादन की कमी वाले रोगी को किसके अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ेगा? ए, ग्लूकोज, बी, पानी, सी, वसा में घुलनशील विटामिन या डी, अमीनो अम्ल? पित्त या बाइल का काम समझना यहाँ जरूरी है। सही उत्तर है विकल्प सी। लेकिन पित्त में तो कोई पाचक एंजाइम होता ही नहीं है। एंजाइम नहीं होता, पर पित्त लवण होते हैं। ये वसा के बड़े टुकड़ों को छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इसके बिना वसा नहीं पच सकती। बिल्कुल। और क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, तो अगर वसा अवशोषित नहीं होगी तो ये विटामिन भी शरीर से बाहर निकल जाएंगे। यह एक बहुत ही जटिल श्रृंखला है। अब प्रश्न 71 पर विचार करते हैं, जो समग्र पोषण चक्र के बारे में है। होलोजोइक पोषण। हाँ, होलोजोइक पोषण में जटिल जीवों के लिए पहला आवश्यक कदम क्या है? ए, अंतर्ग्रहण, बी, स्वांगीकरण, सी, उत्सर्जन या डी, अवशोषण? इंसान और अमीबा जैसे जीवों में ये एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, और इसका सबसे पहला तार्किक कदम है विकल्प ए, अंतर्ग्रहण। यानी भोजन को शरीर के अंदर लेना। हाँ, जब तक खाना आहार नाल में नहीं जाएगा, पाचन एंजाइम उस पर काम कैसे करेंगे? उसके बाद ही पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और आखिर में मल त्याग होता है। ये एक सख्त अनुक्रम है। बिल्कुल सही। अब शरीर के संक्रमणों की बात करते हैं। प्रश्न 72 एक बहुत ही आम समस्या पर है, सर्दी जुकाम। ये बहुत ही दिलचस्प नैदानिक बिंदु है। प्रश्न पूछता है कि सामान्य सर्दी जुकाम को निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों नहीं माना जाता? और इसका सबसे मजबूत विकल्प सी है, जो कहता है कि राइनोवायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं। और यही इसका सही कारण है। राइनोवायरस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, जो कि हमारी नाक और गले का तापमान होता है। एकदम सही। फेफड़ों के निचले हिस्से का तापमान शरीर के मुख्य तापमान यानी 37 डिग्री के करीब होता है, जो इस वायरस के लिए बहुत ज्यादा है। हाँ, इसीलिए ये वायरस फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी नहीं बन पाता। तापमान का ये छोटा सा अंतर हमें कितनी बड़ी बीमारियों से बचाता है। लेकिन प्रश्न 73 का परजीवी इतना कमजोर नहीं है। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम।
प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी घटना लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने का कारण बनती है। इसका एक विकल्प ए है लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर मीलोजॉइड्स का परिपक्वन और गुणन। और यही सही उत्तर है। जब संक्रमित एनाफिलीज मच्छर काटती है तो परजीवी सीधा आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में घुस जाते हैं और वहां अपनी संख्या बढ़ाते हैं। हाँ, जब मीरोजॉइड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कोशिकाएं फट जाती हैं और इसी फटने से हीमोजॉइन नामक एक विषैला पदार्थ खून में मिल जाता है। और यही हीमोजॉइन है जिसके कारण मरीज को तेज बुखार और कंपकपी होती है। बिल्कुल, यह शरीर के संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। संतुलन की बात करें तो प्रश्न 74 गैसों के आदान प्रदान के बारे में है। एल्वियोली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ए परासरण, बी निथारना, सी विसरण या डी निस्पंदन। शरीर बिना किसी मोटर के गैसों को कैसे धकेलता है, ये समझना जरूरी है। इसका उत्तर विकल्प सी है, विसरण या डिफ्यूजन। ये तो बस सांद्रता का खेल है। हाँ, अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। एल्वियोली में ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो वो खून में चली जाती है, और ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो वो खून के रास्ते फेफड़ों में आ जाती है। सबसे खास बात यह है कि ये एक पूरी तरह से निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसमें कोशिकाओं को कोई ऊर्जा या एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ती। ऊर्जा दक्षता का बेहतरीन उदाहरण। अब हम अपने अंतिम प्रश्न 75 पर पहुंच गए हैं। ये वनस्पति विज्ञान से हैं। पौधों की आंतरिक संरचना के बारे में। पौधे के तने और जड़ों के किस क्षेत्र में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जो पोषक तत्वों को संग्रहित करती हैं। ए मेटाजाइलम, बी कॉर्टेक्स, सी मज्जा या पित्त या डी रंभ। इसका सही उत्तर विकल्प सी पित्त है। ये तने और जड़ के बिल्कुल केंद्र में होता है, मतलब एकदम बीचों बीच। हाँ, नरम कोशिकाओं से बना ये हिस्सा पौधों के लिए जल और भोजन के गोदाम की तरह काम करता है। मुश्किल समय में पौधे यहीं से पोषण लेते हैं। तो ये पौधों का एक जरूरी भंडारण क्षेत्र है। और इसी के साथ हमारा प्रश्न 61 से 75 तक का ये व्यवस्थित विश्लेषण पूरा होता है। इनके प्रश्न 76 से शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न रक्त के थक्के जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया पर आधारित है। हाँ, तो प्रश्न में पूछा गया है कि यकृत में उत्पादित उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प हैं ए केटरिन, बी म्यूसिन, सी सिलेक्टिन और डी फाइब्रिनोजन। स्रोत सामग्री में इसका सही उत्तर फाइब्रिनोजन बताया गया है, जो कि बिल्कुल सटीक है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब भी चोट लगती है तो खून बहना अचानक से खुद ब खुद कैसे रुक जाता है। मतलब ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। ये सच में एक चमत्कार है, पर जैविक स्तर पर यह शरीर की अपनी एक अत्यंत जटिल मरम्मत प्रणाली है। फाइब्रिनोजन दरअसल एक घुलनशील प्रोटीन है जो यकृत यानी लिवर में बनता है। राइट, और रक्त में तैरता रहता है। जब शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है और रक्त वाहिकाएं कट जाती हैं तो अलार्म बजाता है शरीर में। बिल्कुल, वहां एंजाइमों की एक पूरी श्रृंखला सक्रिय हो जाती है। ये एंजाइम्स इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देते हैं। फाइब्रिन मतलब इसका रूप बदल जाता है। सही कहा। फाइब्रिन घुलनशील नहीं होता, ये लंबे और चिपचिपे धागों की तरह होता है। ये धागे चोट वाली जगह पर एक सूक्ष्म जाल बुन देते हैं। अच्छा। और बहते हुए रक्त की कोशिकाएं इस जाल में फंस जाती हैं, जिससे एक प्लग या थक्का बन जाता है। हाँ। और खून बहना तुरंत रुक जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई नदी का बांध टूट गया हो और शरीर तुरंत वहां जाल डालकर बहते हुए मलबे को रोककर एक नया बांध बना दे। एकदम सटीक उदाहरण है, एक ऑटोमेटिक बैंडेड की तरह। कमाल की प्रणाली है। खैर, अब संकलन के प्रश्न 77 की ओर बढ़ते हैं। ये आज के समय की सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक से जुड़ा है। आप मधुमेह की बात कर रहे हैं? हाँ, मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस। प्रश्न है कि यह बीमारी किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होती है। इसके विकल्प भी पढ़ दीजिए। विकल्प हैं ए एस्ट्रोजन, बी इंसुलिन, सी एड्रीनलिन और डी थायरॉक्सिन। उत्तर स्पष्ट रूप से विकल्प बी इंसुलिन है। यह तो जग जाहिर है कि इंसुलिन की कमी से शुगर होती है। हाँ, लोग अक्सर इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके पीछे की असली जैविक प्रक्रिया क्या है, यह कैसे काम करता है? इसे गहराई से समझने के लिए हमें अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज की ओर देखना होगा। पैंक्रियाज में खास तरह की बीटा कोशिकाएं होती हैं।
और यही कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं? बिल्कुल, इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझा जा सकता है। शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है जो रक्त में होता है। लेकिन वो ग्लूकोज अपने आप कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकता। एकदम सही। इंसुलिन वह चाबी है जो कोशिकाओं के ताले खोलती है ताकि रक्त में मौजूद ग्लूकोज अंदर जा सके और ऊर्जा दे सके। तो जब बीटा कोशिकाएं पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाती तो कोशिकाएं लॉक रह जाती हैं। सारा ग्लूकोज रक्त में ही जमा होने लगता है और इसी अनियंत्रित शर्करा स्तर को मधुमेह कहा जाता है। मतलब ऊर्जा खून में तो है, लेकिन कोशिकाएं भूख ही रह जाती हैं क्योंकि ताला खोलने वाली चाबी मौजूद नहीं है। बहुत ही सरल व्याख्या। शरीर का हर हार्मोन अपना एक बहुत विशिष्ट काम करता है। चलिए अब दिमाग के काम करने के तरीके पर आते हैं। प्रश्न 78। न्यूरॉन्स के बारे में। हाँ, प्रश्न 78 में पूछा गया है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के उस अंतराल के लिए सही शब्दावली क्या है जहां वे आपस में संवाद करते हैं। विकल्प क्या है इसके? विकल्प हैं ए डेंड्रिटिक क्लेफ्ट, बी नोड गैप, सी एक्सोनल गैप और डी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और उत्तर है डी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बिल्कुल। मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स हैं। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि वे बिना आपस में भौतिक रूप से जुड़े संवाद कैसे कर लेते हैं। यही मस्तिष्क की सबसे बड़ी खूबी है। न्यूरॉन्स सीधे एक दूसरे से चिपके नहीं होते। उनके बीच लगभग 20 से 40 नैनोमीटर की एक बेहद सूक्ष्म खाली जगह होती है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। हाँ, जब कोई विद्युत संकेत एक न्यूरॉन के अंतिम सिरे तक पहुंचता है, जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, तो वो सीधे इस खाई को पार नहीं कर सकता। तो फिर संकेत आगे कैसे बढ़ता है? वो संकेत कुछ रसायनों को मुक्त करता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अच्छा, वो रसायन खाई पार करते हैं। बिल्कुल, ये रसायन इस खाली जगह को तैरकर पार करते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर उस संकेत को आगे बढ़ाते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक संदेश पहुंचाने के लिए डाकियों को नाव में बिठाकर भेजा जा रहा हो। बहुत ही बढ़िया तुलना है, और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। इंसान की हर सोच और भावना असल में इन सूक्ष्म खाली जगहों को पार करने वाले रसायनों का ही खेल है। अद्भुत। प्रकृति का इंजीनियरिंग कमाल है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 79 की ओर, जो पौधों की दुनिया के एक अद्भुत गुण पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्लास्टिसिटी का उदाहरण है? विकल्प सुन लेते हैं। विकल्प हैं ए प्रकाश अनुक्रिया, बी विषमपर्णता या हेटेरोखिली, सी वसंतकरण और डी प्रकाशकाल। और सही उत्तर विषमपर्णता है, जिसे हेटेरोफिली कहते हैं। स्रोत में भी यही उत्तर है। ये प्लास्टिसिटी आखिर पौधों में क्या भूमिका निभाती है? प्लास्टिसिटी का अर्थ है पर्यावरण या जीवन के विभिन्न चरणों के अनुसार अपने आकार या संरचना में बदलाव लाने की क्षमता। मतलब खुद को ढालना। हाँ, पौधे हमारी तरह अपनी जगह से भाग तो नहीं सकते ना, इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए वहीं रहकर खुद को ढालना पड़ता है। हेटेरोफिली इसका कैसे उदाहरण है? धनिया या बटरकप के पौधे में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब ये पौधे छोटे होते हैं तो इनकी पत्तियों का आकार अलग होता है, ताकि वे शुरुआती पर्यावरण में बेहतर तरीके से पनप सकें। बिल्कुल, लेकिन जब ये वयस्क हो जाते हैं तो नई पत्तियों का आकार बिल्कुल बदल जाता है। ये बदलाव उन्हें बदलते मौसम या प्रकाश की स्थिति के अनुकूल बनाता है। सही कहा, यही प्लास्टिसिटी है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। रसोई में धनिये की पत्तियों को देखते हुए कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि इसके पीछे सर्वाइवल की इतनी गहरी रणनीति है। हमारे आसपास ही विज्ञान बिखरा पड़ा है। चलिए अब प्रश्न 80 पर गौर करते हैं, जो सीधे तौर पर विकासवाद और जीवन के मूल कोड से जुड़ा है। डीएनए से संबंधित प्रश्न होगा। बिल्कुल। प्रश्न में पूछा गया है कि डीएनए अनुक्रम में होने वाले उस परिवर्तन को क्या कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन होता है। और इसके विकल्प हैं ए प्रतिलेखन, बी प्रभुत्व, सी उत्परिवर्तन और डी पृथक्करण। इसका सही उत्तर सी है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। ये म्यूटेशन जीवन के लिए कितना बड़ा कारक है? ये हमेशा नुकसानदायक ही होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूटेशन ही वो मुख्य इंजन है जो पृथ्वी पर जीवन के विकास को आगे बढ़ाता है। वो कैसे? जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं और डीएनए की प्रतिलिपि बनती है तो कभी-कभी उस अनुक्रम में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हैं। अचानक होने वाले बदलाव। हाँ, इसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ये एक स्थायी बदलाव होता है। और इसी से जीनोटाइप और फिनोटाइप बदलते हैं। जी, कुछ म्यूटेशन नुकसानदेह हो सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से म्यूटेशंस जीवों को नई खूबियां देते हैं।
जो समय के साथ नई प्रजातियों के विकास का आधार बनते हैं। बिल्कुल, विकासवाद की पूरी नींव इसी पर टिकी है। यानी प्रकृति की ये टाइपिंग मिस्टेक ही असल में विकास का कच्चा माल है। शानदार। बहुत ही सटीक तरह से कहा आपने। अब पौधों की मजबूती से जुड़े प्रश्न 81 पर नजर डालते हैं। प्रश्न है, मृत कोशिकाओं से बने और अत्यंत मोटी लिग्निफाइड दीवारों वाले पादप ऊतक स्क्लेरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प क्या दिए हैं? विकल्प हैं ए भोजन भंडारण, बी यांत्रिक सहारा और मजबूती, सी पुष्प भागों को जोड़ना, या डी जल और पोषक तत्वों का परिवहन। सही उत्तर बी है, पौधे को यांत्रिक सहारा और मजबूती प्रदान करना। पौधों में तो कोई हड्डियां नहीं होती, फिर वे इतने ऊंचे और सीधे कैसे खड़े रहते हैं? क्या ये ऊतक मदद करता है? बिल्कुल, पौधों का अपना एक अलग तरह का कंकाल तंत्र होता है जो इन स्क्लेरेनकाइमा ऊतकों से बनता है, जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। हाँ, ये ऊतक परिपक्व होने पर मृत हो जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनकी दीवारों पर लिग्निन नामक पदार्थ का भारी जमाव होता है। लिग्निन, ये क्या करता है? लिग्निन को जैविक सीमेंट की तरह समझा जा सकता है। ये ऊतकों को अत्यधिक कठोर और सख्त बना देता है। कोई रोजमर्रा का उदाहरण है इसका? नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके को ही देख लीजिए। वो तो बहुत सख्त होता है, हाथ से तोड़ना मुश्किल है। वो पूरी तरह से इसी लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस ऊतक से बना होता है, जो फल को सुरक्षा और पौधे को मजबूती देता है। जैविक सीमेंट, नारियल के छिलके का ये उदाहरण एकदम सटीक है। विज्ञान को ऐसे ही उदाहरणों से समझना आसान होता है। अब इंसान के चिकित्सा इतिहास के एक बेहद गंभीर पड़ाव की बात करते हैं। संग्रह का प्रश्न 82। ये बीमारियों के इतिहास पर है? जी, प्रश्न है, जिस बीमारी को अब एड्स के नाम से जाना जाता है, उसके पहले मामले किस वर्ष में सामने आए थे? इसके विकल्प काफी करीब होंगे। हाँ, विकल्प है ए 1977, बी 1981, सी 1992 और डी 1988। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इसका सही उत्तर 1981 है। 1981, इस साल ने चिकित्सा जगत को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, 1981 चिकित्सा जगत के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी का क्षण था। ये वो समय था जब पहली बार इस रहस्यमयी बीमारी की पहचान की गई, जो बाद में एक वैश्विक महामारी बन गई। बिल्कुल, ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV के कारण होती है। ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये किसी सामान्य अंग पर नहीं, बल्कि सीधे शरीर की रक्षा प्रणाली पर हमला करता है। हमारे इम्यून सिस्टम की टी कोशिकाओं पर? सही कहा। जब रक्षक ही खत्म हो जाते हैं तो शरीर किसी भी छोटी मोटी बीमारी या संक्रमण से लड़ने में पूरी तरह अक्षम हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास में महामारियों ने कैसे अपना रूप दिखाया है और विज्ञान ने कैसे उनका सामना किया है। अब थोड़ी जटिल वैज्ञानिक शब्दावली वाले प्रश्न 83 पर आते हैं। अक्सर वैज्ञानिक नाम काफी कठिन लगते हैं। हाँ, लैटिन नाम थोड़े मुश्किल तो होते हैं। प्रश्न है, फैबेसी कुल के किस पौधे के बीजों का उपयोग मसाले, स्वादवर्धक और खाद्य पूरक के रूप में किया जाता है? विकल्प क्या है? विकल्प देखिए, ए कैजानस कजन, बी ट्रिगोनेला फोनम ग्रेकम, सी अरेचिस हाइपोगिया और डी डोलेचोज ओलिफेरा लाबलाइब। बाप रे, कितने कठिन नाम है। नाम जटिल है, पर संकलन के अनुसार उत्तर बी है, ट्रिगोनेला फोनम ग्रेकम। ये नाम सुनकर तो लगता है जैसे किसी प्राचीन रहस्यमयी जड़ी बूटी की बात हो रही हो। नाम भले ही रहस्यमयी लगे, लेकिन ये हर रसोई में पाया जाने वाला बेहद आम मसाला है। इसे मेथी कहते हैं। अच्छा, ये मेथी का वैज्ञानिक नाम है? जी हाँ, जीव विज्ञान में वर्गीकरण का बहुत महत्व है। ये फैबेसी कुल से आता है, जिसे मटर परिवार भी कहते हैं। बाकी विकल्पों का क्या अर्थ है? इनमें छिपी जानकारी भी काफी रोचक है। कैजानस कजिन अरहर की दाल का वैज्ञानिक नाम है। और अरेचिस हाइपोगिया? वो मूंगफली का नाम है। ये सब एक ही विशाल फैबेसी परिवार के सदस्य हैं। तो मतलब मेथी, अरहर की दाल और मूंगफली आपस में रिश्तेदार हैं? कमाल है। प्रकृति का परिवार बहुत बड़ा है। अब शरीर के लिए जरूरी खनिजों पर आते हैं। प्रश्न 84 पूछता है कि कौन सा खनिज इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और पुरुष प्रोस्टेट के कामकाज में सहायता करता है? विकल्प क्या दिए हैं स्रोत में? ए लोहा, बी निकल, सी जिंक और डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर जिंक है। जिंक या तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, जिसकी शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। हाँ, लेकिन इसके काम इतने व्यापक हैं कि इसके बिना शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। ये शरीर में काम कैसे करता है? जिंक की भूमिका शरीर में एक स्पार्क प्लग की तरह होती है। ये सैकड़ों अलग अलग एंजाइमों के लिए उत्प्रेरक यानी कोफैक्टर का काम करता है। अग्नाशय में भी इसका कोई काम है?
जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, यह अग्न्याशय में इंसुलिन को जमा करने और उसे स्रावित करने में मदद करता है। इसके अलावा और क्या काम है इसके? डीएनए के निर्माण, कोशिकाओं के विभाजन और यहाँ तक कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जिंक अत्यंत आवश्यक है। ये साबित करता है कि आकार या मात्रा से किसी चीज के महत्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, सूक्ष्म चीजें अक्सर सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। अब रंगों की दुनिया का रुख करते हैं। प्रश्न 85 फूलों के पिगमेंट्स पर है। ये बहुत ही खूबसूरत विषय है। प्रश्न है, पेटूनिया में कौन सा वर्णक होता है जो अम्लीय वातावरण में उन्हें लाल बैंगनी रंग प्रदान करता है? विकल्प क्या है? ए कैरोटीन, बी बीटलेन, सी लाइकोपीन और डी एंथोसायनिन। इसका उत्तर डी एंथोसायनिन है। प्रकृति आखिर रसायनों का इस्तेमाल करके ये रंग बिरंगी दुनिया कैसे रचती है? ये प्रकृति की एक अद्भुत केमिस्ट्री है। एंथोसायनिन पानी में घुलनशील वर्णक होते हैं और ये अम्लीय वातावरण में रंग बदलते हैं। सबसे खास बात यही है कि ये पीएच इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। जब मिट्टी या पौधे का वातावरण अम्लीय होता है तो ये फूलों को गहरा लाल या बैंगनी रंग देते हैं। विकल्पों में दिए गए अन्य वर्णक क्या करते हैं? वे भी अपने अपने रंग बिखेरते हैं। जैसे लाइकोपीन टमाटर को उसका चटक लाल रंग देता है और कैरोटीन? कैरोटीन गाजर को नारंगी बनाता है और बीटालेन चुकंदर के गहरे लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। प्रकृति की अपनी एक अलग ही पेंटिंग क्लास चल रही है, वो भी बिना किसी बाहरी आर्टिस्ट के। चलिए अब प्रश्न 86 पर चलते हैं, जो आधुनिक विज्ञान की एक सबसे बड़ी खोज से संबंधित है। डीएनए की संरचना। हाँ, प्रश्न है, डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? ये तो विज्ञान के इतिहास का बहुत प्रसिद्ध सवाल है। विकल्प क्या है? ए डार्विन और वॉलिस, बी मेंडल और एवरी, सी वॉटसन और क्रिक या डी फ्रैंकलिन और चारगाफ। इसका सही उत्तर सी है, वॉटसन और क्रिक। इस खोज ने जीव विज्ञान की दिशा ही बदल दी थी ना? बिल्कुल। वर्ष 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जब डीएनए का वो प्रसिद्ध 3D डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया के सामने रखा तो ये जीवन के ब्लूप्रिंट को पढ़ने जैसा था। उन्होंने दिखाया कि कैसे डीएनए एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के जोड़े आपस में जुड़े होते हैं। इसी अभूतपूर्व कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस एक खोज ने जेनेटिक्स, चिकित्सा और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में एक पूरी क्रांति ला दी। सच में जीवन की किताब को पढ़ने का तरीका उसी दिन बदल गया था। अब प्रश्न 87 पर आते हैं, जो ऊर्जा प्रबंधन से जुड़ा है। पौधों में ऊर्जा कैसे स्टोर होती है? बिल्कुल यही प्रश्न है। पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा वृहद अणु जिम्मेदार होता है? विकल्प सुन लेते हैं। ए प्रोटीन, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी स्टार्च और डी विटामिन। उत्तर है सी स्टार्च। पौधे और इंसान अपनी ऊर्जा कैसे सुरक्षित रखते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। इसे एक बैंक खाते की तरह देखा जा सकता है। बैंक खाता कैसे? पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए सौर ऊर्जा को पकड़ते हैं और उसे ग्लूकोज में बदलते हैं, जो उनकी तुरंत की ऊर्जा होती है। हाँ, जो ग्लूकोज तुरंत इस्तेमाल नहीं होता, पौधे उसे रासायनिक रूप से जोड़कर एक बड़े अणु स्टार्च में बदल देते हैं और फिर उसे जमा कर लेते हैं। जड़ों, बीजों या फलों में। आलू या चावल में मौजूद भारी स्टार्च इसी का उदाहरण है। और जंतुओं में ये कैसे काम करता है? जंतुओं की प्रणाली अलग है। वे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को मुख्य रूप से ग्लाइकोजन के रूप में अपने यकृत और मांसपेशियों में जमा करते हैं। तो पौधों का फिक्स डिपॉजिट स्टार्च है और जंतुओं का ग्लाइकोजन। बिल्कुल सटीक तुलना। अब संकलन के प्रश्न 88 की ओर बढ़ते हैं, जो एक बार फिर नोबेल पुरस्कार विजेता से जुड़ा है। अच्छा, कौन से वैज्ञानिक हैं? प्रश्न है कि इस जैव रसायन शास्त्री को प्रोटीन, विशेष रूप से इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला था। विकल्प क्या है? ए रोजालैंड फ्रैंकलिन, बी फ्रेडरिक सेंगर, सी एडवर्ड बुचनर और डी कार्ल न्यूबर्ग। सही उत्तर बी फ्रेडरिक सेंगर है। इनके काम की क्या खासियत थी जो इन्हें नोबेल मिला? फ्रेडरिक सेंगर का जीव विज्ञान में योगदान असाधारण है। उन्होंने दुनिया को पहली बार यह दिखाया कि प्रोटीन कोई बेतरतीब चीज नहीं है, मतलब उसका एक पैटर्न होता है। हाँ, उन्होंने बोवाइन इंसुलिन का अध्ययन किया और यह साबित किया कि हर प्रोटीन में अमीनो एसिड का एक बिल्कुल सटीक और विशिष्ट क्रम होता है। एक खास सीक्वेंस। जी, इसी क्रम से तय होता है कि प्रोटीन शरीर में क्या काम करेगा। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। इतनी बड़ी थी कि उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला।
एक बार 1958 में प्रोटीन के लिए और बाद में डीएनए अनुक्रमण के लिए। विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार, यह उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है। विरले ही वैज्ञानिक ऐसा मुकाम हासिल कर पाते हैं। अब हम इस प्रश्नोत्तर संग्रह के अंतिम 2 प्रश्नों पर पहुंच गए हैं। प्रश्न 89 बीमारियों के निदान से संबंधित है। डायग्नोस्टिक्स की बात हो रही है। हाँ, प्रश्न है किस जीवाणु रोग की पुष्टि विशेष रूप से सीरोलॉजिकल विधि द्वारा की जाती है? विकल्प देखते हैं। ए टाइफॉइड, बी निमोनिया, सी डिप्थेरिया और डी प्लेग। उत्तर है ए टाइफॉइड। यह सीरोलॉजिकल विधि क्या होती है? सीरोलॉजिकल विधि का मतलब है रक्त के सीरम की जांच करना, विशेष रूप से उसमें एंटीबॉडीज की तलाश करना। तो जब टाइफॉइड का बैक्टीरिया शरीर में जाता है, साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु जब ये प्रवेश करता है तो शरीर उसके खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी बनाता है और जांच में इन्हीं एंटीबॉडीज को ढूंढा जाता है। बिल्कुल, विडाल टेस्ट नाम की जांच इन्हीं एंटीबॉडीज को पकड़ती है। बाकी विकल्पों में दी गई बीमारियों की जांच कैसे होती है? निमोनिया का पता छाती के एक्सरे या बलगम की जांच से चलता है और डिप्थीरिया के लिए गले के स्वैब का कल्चर किया जाता है। निदान का हर तरीका उस विशेष बीमारी की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकित्सा विज्ञान में ये सटीकता बहुत जरूरी है, तभी सही इलाज हो पाता है। और अब इस संग्रह का आखिरी सवाल प्रश्न 90 ये मलेरिया पर आधारित है। मलेरिया के बुखार के बारे में? जी, प्रश्न है प्लाज्मोडियम का कौन सा अनूठा गुण मलेरिया को आवधिक बुखार के साथ एक चक्रीय रोग बनाता है? चक्रीय मतलब बार बार लौटकर आने वाला बुखार। विकल्प क्या है? ए कुछ दिनों में लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना और विष का निकलना, बी केवल यकृत कोशिकाओं का संक्रमण, सी मच्छरों के काटने से लगातार प्रवेश, या डी पर्यावरण से लगातार पुनः संक्रमण। संकलन इसका उत्तर पहला विकल्प बताता है, लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना और विष का निकलना। मलेरिया का बुखार कुछ दिनों के अंतराल पर बार बार लौटकर क्यों आता है? मलेरिया फैलाने वाले परजीवी प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र प्रणाली बेहद चालाक है। ये शरीर में क्या करता है? जब यह परजीवी मानव शरीर में पहुंचता है तो यह लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के अंदर घुसकर खुद की संख्या बढ़ाता है। कोशिका के अंदर छिपकर? हाँ, अंदर छिपने के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली उसे तुरंत पकड़ नहीं पाती। फिर बुखार कैसे आता है? एक निश्चित समय के बाद जब कोशिका परजीवी से पूरी तरह भर जाती है तो वह फट जाती है। अच्छा। इसके फटने से रक्त में हीमोजोइन नामक एक विषैला रसायन निकलता है। और यही विषैला रसायन बुखार का कारण है? बिल्कुल। इस रसायन के प्रभाव से मरीज को भयानक ठंड लगती है और तेज बुखार आता है। और ये बुखार हर रोज क्यों नहीं आता? क्योंकि यह गुणन और कोशिका के फटने की प्रक्रिया एक निश्चित समय चक्र में होती है। इसीलिए मरीज को बुखार भी हर 48 या 72 घंटे में लौट कर आता है। ये परजीवी कितनी खतरनाक रणनीति से काम करता है। प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर जीव ने अपने तरीके विकसित किए हैं।